यू रिकॉर्डिंग ऑन। ओके। अच्छा, कुछ बेसिक सवाल ये होते हैं कि जी हम सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि कंटेंट राइटिंग हम समझ रहे हैं, हम कंटेंट राइटिंग किस तरह से होती है वो समझ रहे हैं, पर जो उसकी बेसिक चीज़ है कि इसे हम कर क्यों रहे हैं वो एक सवाल है। जो अक्सर अभी मुझे आपका जो फीडबैक मैंने देखा तो उससे मुझे पता चला कि अक्सर ओबेशर जो है ना वो क्लूलेस है कि कंटेंट मार्केटिंग की डेफिनेशन तो समझ में आ गई है, पर ये कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू हमने करना क्या है, किस तरह से होती है और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हम लोगों ने ये डिस्कस करनी है कि हम जो कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक सेगमेंट है ऑनलाइन बिजनेस का जिसमें जिसका एक बड़ा चंक जिसने जो है ना ऑनलाइन आप कह लें फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर ग्रैब किया हुआ है, जिसमें आपने सिर्फ करना क्या होता है कि आपने लिखना होता है। वो आप किसी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए लिख सकते हैं, किसी कंपनी के लिए लिख सकते हैं, अपने खुद के लिए लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए लिख सकते हैं, सर्विसेज के लिए लिख सकते हैं। एक चीज़ हमने इनिशियली भी डिस्कस की थी कि ये करेंसी है डिजिटल वर्ल्ड की, तो इसके बगैर आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अगर आपका लिखने में इंटरेस्ट है, इफ़ यू लाइक टू राइट, देन यू शुड गो फर्दर विद कंटेंट मार्केटिंग इन योर करियर। या फिर इफ़ यू हैव इन माइंड कि आगे चल के मुझे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड ही कुछ काम करना है। वैसे मेरी नज़र में तो ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 बेसिक फंडामेंटल्स हैं ऑनलाइन बिजनेस के, उसमें कंटेंट मार्केटिंग दूसरे नंबर पे आता है, स्ट्रेटजी के बाद कंटेंट आता है। तो कंटेंट अगर आप लिखना जानते होंगे, उसको समझते होंगे, तो उससे होगा क्या कि आप बहुत पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बेशक आप वो काम खुद नहीं करेंगे उसमें कंटेंट राइटिंग का, आप किसी एजेंसी को हायर करेंगे, आप किसी एम्प्लॉय को हायर करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि आप इससे चाहते क्या हैं, क्या अच्छा कंटेंट है, क्या बुरा कंटेंट है, और किस तरह आप उसको प्रूफ रीड करेंगे कंटेंट को कि उसने क्या लिखा है आपके बिजनेस के लिए। और आप ये देखेंगे, कुछ अपने आइडियाज भी दे सकेंगे कि मैं कुछ इस तरह की चीज चाह रहा हूँ जो आप मेरे लिए लिख कर दें। ऑन दी अदर सिनेरियो कि जी आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट बिजनेसेस और सर्विसेज को काम करके दूं, तो उसके लिए भी आपको, जैसे हमने कल बात की थी, कि आपको उस क्लाइंट से ज़्यादा नॉलेज रखनी है उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। आपका एक क्लाइंट है जो कि लेट्स से एक सर्विस देते हैं वो लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, तो आपने सिर्फ उसकी अगर बिड देखी, आपने उसका जो है ना, आपने सिर्फ उसका एड देखा है, पोस्ट देखी है कि उसको इस तरह के एम्प्लॉय की नीड है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी रिसर्च स्किल्स और चीज़ों को ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी तेज करनी है कि विद इन अ डे एटलीस्ट, या एज सुन एज पॉसिबल, आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें। गूगल इज़ योर गो टू प्लेस। आप समझें कि एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस की कंपनीज क्या होती हैं, और वो किस किस को टारगेट करती हैं ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, कौन सी इंडस्ट्रीज या कंपनीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एंटीवायरसेस की। अभी आपने खबर पड़ी होगी जी, नेशनल बैंक में बड़ा जो है ना उनका साइबर अटैक हुआ है, उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है एंड ऑल दैट। तो जो जितना क्रूशियल कंपनी है डेटा वाइज, उतना ही ज़्यादा वो थ्रेट लेवल पर भी है और उतनी ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन की नीड भी है। तो इस तरह की चीज़ें आप जब पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे, तो फिर जब आप पिच करेंगे ना क्लाइंट को, तो आप उसको उसके की पॉइंट्स हिट कर सकेंगे, उसका स्वॉट एनालिसिस करके उसका कस्टमर अवतार बना सकेंगे बेसिकली, कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो आपको एक्सपेक्टेड चाहिए हो सकती हैं और मैं ये चीज़ें देने के लिए तैयार। अच्छा, बेसिक्स कंटेंट राइटिंग की जी, ये कंटेंट राइटिंग होती क्या है, कहाँ होती है, कैसे होती है? उसके लिए बेसिकली आपके पास डिजिटल मार्केट है, आप सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं, आपके फ्रेंड जितनी पोस्ट कर रहे हैं ये सब कंटेंट राइटिंग है, और कहीं कहीं कंटेंट मार्केटिंग भी आप इसको कहेंगे, अगर वो कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, किसी चीज़ कोई भी एक्शन लेना चाह रहे हैं उसमें। आर्टिकल्स आप कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? आप फेसबुक पे ही स्क्रॉल जब कर रहे होते हैं, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपको अक्सर औकात इस तरह की पोस्ट नज़र आती हैं कि जी 5 टिप्स फॉर अ हेल्दी हेयर स्टाइल लेट्स से, या कोई भी एक ऐसी चीज़ आती है जिस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म से या तो बाहर चले जाते हैं, या एक न्यू पेज पे जाके आप उस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।
तो वो जो आर्टिकल आपने पढ़ा है ना, वो किसी कंटेंट राइटर ने लिखा है। वो जिस पेज पे आपने देखा अपने फेसबुक पे, जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा, वो उस आर्टिकल का एफिलिएट हो सकता है, या उसका अपना पेज हो सकता है, या उसने पैसे देके उस पेज पे पोस्ट करवाई भी। लेकिन आपको हुआ क्या कि आपने उसने क्या किया, उसने वो कंटेंट एक वेबसाइट पे पब्लिश करके उसका लिंक एक ऐसी जगह पे सेंड किया जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ पे इसकी ऑडियंस बैठी हुई है जो आके इसका ये आर्टिकल पढ़ेगी। इट्स सिंपल लाइक एनी बिजनेस। आप एक दुकान खोलते हैं, उस दुकान के बाद आप उसकी मार्केटिंग किस तरह करते हैं? या तो आप उसी दुकान पे ही अपनी जो है ना ब्रांडिंग वगैरह बहुत अच्छी सी करते हैं, इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना होगा। आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसको बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा उसको। दूसरी चीज़ ये कि आप उसकी मार्केटिंग किस तरह करते हैं, जी मैं पैम्फलेट बंटवा देता हूँ पूरे मोहल्ले में। सेम उसी तरह आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस, जिस तरह आप अपनी शॉप का एड्रेस उस पैम्फलेट में लिखते हैं, उसी तरह आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करेंगे डिजिटल मीडिया पे और उस जगह पोस्ट करेंगे जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरा टारगेट कस्टमर रीडर बैठा हुआ है। और आप क्या क्या चीज़ें करते हैं, जी मैं कोई स्पीकर लगा लूंगा अपनी दुकान के आगे, ठीक है जी। आप अपनी वेबसाइट का भी पर्टिकुलर, वेबसाइट के लिए डिजिटल के लिए स्पीकर क्या होगा कि आप किसी से यूट्यूब पे शाउट आउट दिलवा दें। कोई यूट्यूब का पॉपुलर ब्लॉगर है, आप उसको बोलें कि जी मेरी वेबसाइट का नाम ले लें। जैसे आजकल नून अकेडमी के बड़े ऐड चल रहे हैं और उसकी जो है ना पोस्ट भी शो हो रही है। तो इस तरह के ही काम है जो कंटेंट राइटिंग में आप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे आ जाता है और वो आके उस आर्टिकल को पढ़ता है। जितना टाइम वो उसको पढ़ने में लगाएगा, उतने टाइम तक वो आपकी वेबसाइट पे रहेगा, और जितना टाइम वो आपकी वेबसाइट पे रहेगा, उतना ज़्यादा आपका जो है ना रेवेन्यू बढ़ेगा। वो किस तरह बढ़ता है? वो इस तरह बढ़ता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक की जो है ना काउंटिंग हो रही होती है कि जी ये बंदा आया आपकी वेबसाइट पे और इसने इतना टाइम गुज़ारा और फिर ये चला गया। इसने यहाँ-यहाँ क्लिक किया, इसने कोई कमेंट किया, लाइक किया, व्हाट्सएवर जो भी उसने वहाँ पे एक्शन परफ़ॉर्म किए, वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो चला गया जी, वेबसाइट से आउट हो गया। इस तरह के कितने विज़िटर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, ये आपके जो है ना, ये आपकी वर्थ डिफ़ाइन करती है आपकी वेबसाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट पे जियो, समा और ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी वेबसाइट पे अक्सर औक़ात कॉर्पोरेट्स वाले जो होते हैं, सुबह-सुबह ऑफ़िस शुरू होने से पहले या होने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट इन वेबसाइट्स को देखते हैं कि जी आज की खबरें देखनी होंगी। तो दैट मीन्स कि इस टाइम पे इनकी वेबसाइट्स पे बड़ा पीक ट्रैफ़िक आया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं जो रीड कर रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग रीड कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए इस वेबसाइट में कुछ एड्स भी लगे हुए होते हैं। आप यूट्यूब की मिसाल ले लें, यूट्यूब पे बहुत ट्रैफ़िक आता है जिसकी वज़ह से हर वीडियो से पहले वो 1-1 नहीं 2-2 एड्स चलाते हैं। जी, ये ट्रैफ़िक फ़ेसबुक पेज पे भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, फ़ेसबुक के अपने एल्गोरिथम्स भी हो रहे होते हैं। आपके फ़ेसबुक पेज पे अगर कोई ऑडियंस आती है, लेकिन उससे डायरेक्ट रेवेन्यू आपको नहीं मिलता, वो रेवेन्यू जाता है ज़करबर्ग के अकाउंट में या फ़ेसबुक या मेटा के अकाउंट में, आप अगर आज की टाइम की बात करें तो। तो क्योंकि ये तो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स है, इस पे आपको मिलेगी ही ऑडियंस। इससे आप किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, इस पे आप एड्स लगाते हैं, बजाए इसके कि आप किसी दूसरे ब्रांड के ऐड अपने पोर्टल पे लगाएँ। यहाँ पे आप अपने एड्स लगाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए और उनको लेकर जाते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। तो जो आपकी वेबसाइट बनेगी वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, आपका अपना पोर्टल होगा। वहाँ पे आप जितना ज़्यादा यूज़र को लेके जाएँगे, उनके पैसे आपको मिलेंगे। फेसबुक पे जितने लोग हैं, उनके पैसे आपको नहीं मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप उनसे कोई एक्शन परफ़ॉर्म ना करवा दें, वो आपसे कुछ खरीद ना लें, वो फेसबुक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाके कुछ परचेज़ ना कर लें। अदर दैन दैट ये फेसबुक की मार्केट प्लेस में भी अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लगाया, उसने वो खरीद नहीं लिया। जब तक कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक आप कमा नहीं सकते। फेसबुक ने शुरू किए हैं अपने इंस्टेंट आर्टिकल्स भी। आप आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। उन आर्टिकल्स को जो पढ़ेगा और उन आर्टिकल्स के बीच में जो एड्स आएँगे, उसकी पेमेंट फेसबुक आपको करता है, लेकिन वो भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसमें भी बड़ा जो है ना, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, जो हम आगे चल के इसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये होती है बेसिक कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। अच्छा, अब इसकी मज़ीद फिर क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स इलैबोरेट होना शुरू हो जाती हैं कि अगर मैं बहुत सारा कंटेंट लिख के एक फाइल में जमा कर लूँ और उसको एक बुक की फॉर्म दे दूँ,
तो ये एक बुक बन गई आपकी। आप इसको डिजिटल में एक पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो ये आपकी एक पीडीएफ बुक बन गई। और ये बुक अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगा देंगे तो अब यूजर को क्या है कि उसको पूरी बुक बैठ के आपकी वेबसाइट पे बैठ के देखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट से वो बुक डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करके वो अपना फ्री टाइम में उसको अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल फोन पे पढ़ लेगा। चलिए, डाउनलोड करेगा तो फिर पैसे हमें कैसे मिलेंगे? दो तरीके से मिल सकते हैं। आप या तो उस बुक के डाउनलोडिंग के ऊपर एक प्राइस लगा सकते हैं कि अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है तो आप मुझे एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपने उस बुक को फ्री रख दिया, लेकिन वो बुक इतनी वैल्यूएबल है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और आपने अपनी वेबसाइट पे एड्स लगा दी। तो दोनों सूरतों में इफ़ अर्निंग इज़ योर मेन मोटिव एंड आपको लग रहा है कि आपकी बुक जो है बहुत वैल्यूएबल है, तो आप स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि आप थोड़ा टाइम फ्री में देते हैं और जब आपको वर्थ का अंदाज़ा होता है आप उस पे फिर कुछ अमाउंट $5 $10 से स्टार्ट करके फिर आप इंक्रीज़ करते रहते हैं डिपेंडिंग कि कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड है। क्योंकि देखें, जितना ज़्यादा ट्रैफ़िक आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, उतना बड़ा होस्टिंग सर्वर आपको चाहिए होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने अगर एक दुकान खोली छोटी-सी और उसमें कस्टमर आ गए अचानक से 50, तो उनको तो खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, वो चले जाएँगे वहाँ से। वो सिर्फ़ आएँगे, देखेंगे और वापस चले जाएँगे। तो वो परचेज़ नहीं करेंगे आपसे प्रोडक्ट। जब तक वो परचेज़ नहीं करेंगे दैट मीन्स कि वो आपकी कन्वर्जन नहीं हुई, आपको पैसे नहीं मिले। तो आपने दुकान भी खोली और फिर भी सेल नहीं हो रही। तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे अच्छा इस दुकान को बढ़ा लें, बड़ी कर लें। तो जो होस्टिंग सर्वर होता है ना, वो आपके लिए इस दुकान का ही काम करता है। एरिया है वो आपका जहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ईज़िली ट्रैफ़िक पब्लिक आएगी, स्टे करेगी और जाएगी। वरना एक वक़्त में अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ गया, किसी भी वजह से आपका कोई आर्टिकल वायरल हो गया, वो किसी सोशल मीडिया के मशहूर चैनल ने शेयर कर दिया और अचानक से उसको पढ़ने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आपकी वेबसाइट पर आ गए। आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी, डाउन हो जाएगी। अक्सर औक़ात आप देखते हैं कि कोई भी ट्रेंड अचानक से चलता है, तो उस ट्रेंड की वजह से बड़ी-बड़ी वेबसाइट फ़ेसबुक, ट्विटर डाउन हो जाते हैं। तो आपकी वेबसाइट और आपका होस्टिंग सर्वर तो उनके मुकाबले में बड़ी एक छोटी चीज़ होगी। तो आपने ये ख़्याल रखना है कि आपका होस्टिंग सर्वर जो हो वो विद टाइम जैसे-जैसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जी कितना ट्रैफ़िक आ रहा है, वो ट्रैफ़िक कैसे पता चलेगा? वो ट्रैफ़िक गूगल के एनालिटिक्स से पता चलेगा या आप डिफरेंट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं, वो आपको पता चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, बुक लाइसेंस की जहाँ तक बात है तो ये चीज़ें भी जो है ना, आपके लाइसेंस रजिस्टर्ड भी होते हैं और अगर कोई डाउनलोड करके री-पब्लिश करता है तो वैसे अगर वो किसी ओपन सोर्स पे करेगा, मतलब आई मीन ओपन सोर्स का मतलब ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे करेगा अगर वो, तो उसकी जो है ना, मतलब आप उसको ईज़िली पकड़ सकते हैं, गूगल का एल्गोरिथम उसको पकड़ के दे देगा। लेकिन हाँ, पायरेसी होती है और उसको तो बड़े-बड़े ब्रांड्स नहीं रोक सकते। लेकिन ये तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो है ना वो चोरी हो जाए और वो कहीं और पे भी मिल रहा हो। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ़ वही लोग उससे खरीदेंगे जो पे नहीं करना चाह रहे। तो वो तो वैसे भी पे नहीं करने वाले। लेकिन जो लोग एथिकल हैं, जो लोग जानते हैं कि एक राइटर की कितनी मेहनत लगती है, वो इवेंचुअली परचेज़ ही करेंगे आपसे। बड़ा जो है ना लोकल टाइप का उनका माइंडसेट नहीं होता। दे लाइक टू एप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ द पर्सन। अच्छा, वेबसाइट होस्टिंग सर्वर की हमने बात कर ली, उसके साथ आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ता है, वो डोमेन नेम आपको सर्टेन कॉस्ट का मिलता है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती उसकी। तो ये चीज़ें बेसिक जो आपको बनानी पड़ती हैं टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज़ अ कंटेंट राइटर और अ कंटेंट मार्केटर। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ़ फेसबुक पे ही लिखते हैं। अब वो कैसे कमा रहे हैं? वो इस तरह से कमा रहे हैं कि जी, वो आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल लिख के उनके पास नीचे लाइक्स, कमेंट्स आ रहे हैं, उनकी प्रोफ़ाइल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनका अपना ब्रांड इमेज बढ़ रहा है, लोग उनको फ़ॉलो करना शुरू कर रहे हैं। और जब वो फिर फ़ॉलो करते-करते एक सर्टेन एज पे या एक सर्टेन जो है ना आप कह लें कि एक मकाम पे पहुँच जाते हैं, जहाँ उनको लगता है कि पीपल लाइक टू लिसन टू मी, सो नाउ आई शुड मेक इट इनटू माय मॉनेटरी बेनिफिट्स कि ये मुझे पैसा भी कमा के दे। मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे देखे होंगे, शुरू शुरू में वो स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग कि जी फ्री ट्रेनिंग कोर्स है मेरा 1 महीने का, आप स्टार्ट करें। आप उनका कोर्स ले लेते हैं, उनका कोर्स पढ़ भी लेते हैं, वो आपको अच्छी खासी चीज़ें सिखा भी देते हैं।
देन उनका नेक्स्ट कोर्स आता है कि जी अब हमारा ये कोर्स इस सर्टेन अमाउंट है। तो आपने क्योंकि पहला ट्रायल कोर्स लिया होता है, आपको लगता है कि जी वैल्यूएबल है, आप पैसे देते हैं और अगले कोर्स में स्टैब्लिश हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, जो बैक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन उस ट्रेनर को पहले कोर्स से भी एज सच कोई फायदा हुआ नहीं होगा मॉनेटरी फॉर्मेट। उसको फायदा क्या हुआ कि उसका ब्रांड बिल्ड हो गया, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंडर ट्रेन हो गए, तो दोनों की म्यूचुअली जो है ना, आप कह लें विन विन सिनेरियो। स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिल गया और ट्रेनर को एक बैच मिल गया जिसको वो अपनी सक्सेस स्टोरी बना के दिखा सकता है अपने नेक्स्ट कोर्स में। तीसरी चीज क्या हुई कि वो स्टूडेंट्स इसके एम्बेसडर्स बन गए। एक एक स्टूडेंट अगर एक एक डिपार्टमेंट का है, अलग अलग क्लासेस का है, अलग अलग सेक्शन का है, अलग अलग एरिया में सर्वाइव करता है, लिव करता है, तो ऑन एवरेज अगर मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट एटलीस्ट 5 लोगों को भी बता देता है कि जी मैंने यहाँ से कोर्स किया और मुझे फायदा हुआ, तो नेक्स्ट बैच का टर्नओवर आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप इस फर्स्ट बैच से 5 गुना ज्यादा होगा। तो वो दूसरा वे होता है अर्निंग का, कि जहाँ पे आप पहले अपने ब्रांड इमेज पे काम कर रहे होते हैं, आप अपनी ब्रांड बिल्ड करते हैं, ब्रांड की आप अपनी वर्थ बिल्ड करते हैं, और उसके लिए आप शुरू में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लॉन्गर रन का सोच रहे हो। सिमिलरली इफ यू लाइक टू राइट, आपको लिखने का शौक है, आप लिखना शुरू करें। लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें, बेसिक चीज़ें दरकार होती हैं आपको, वो मैं अभी आपको आज की क्लास में बताऊंगा। उन चीज़ों का ख्याल रखें और बस लिखना शुरू करें। आप फेसबुक पे बड़े कमेंट्स वॉर में उलझे हुए होते हैं, दैट्स नॉट, दैट इज एक्चुअली कंटेंट राइटिंग, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट्स गोना बेनिफिट यू इन द लॉन्गर। हम बड़ी जो है ना अननेसेसरी एक एंगेजमेंट में उलझे हुए होते हैं जिसमें हमारा फायदा कुछ नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल कि आप इंडिया पाकिस्तान की जो T20 की एक वो चल रही है, डिजिटल वॉर कह लें इसको, उसमें आप कमेंट्स करते हैं दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, आपकी पूरी है ना, आप डिबेट करते रहते हैं। पर आज तक आप मुझे बताएं कि कितनी भी इस तरह की डिबेट्स हुई हैं डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, क्या कभी किसी का कोई हासिल वसूल हुआ? कमेंट से उस पोस्ट की रीच बढ़ जाती है, एंगेजमेंट बढ़ जाती है, बेशक आप कमेंट्स करें, लेकिन ये जो आप इंडिविजुअल एक बैंटर में उलझ गए एक दूसरे के साथ, इवेंचुअली क्या होगा, एक दूसरे को ब्लॉक कर देगा, दूसरा किसी को लीव कर देगा, या व्हाट्सएवर वो कुछ भी उसका एंड रिजल्ट होगा, बट आपकी लाइफ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बस एक थोड़ी देर का शुगल मेला आपका लग जाता है। बेहतर ये नहीं है कि जब आपने लिखना भी है, आपने लिखने की कैपेबिलिटी भी है, तो आप एक बड़े मीडियम पे बात करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बड़े मीडियम पे दिखाएं। उसे एक बंदे से बात करने से क्या फायदा? थोड़े से लाइक्स मिल जाएंगे आपको, आपकी कमेंट्स पे थोड़ी सी वो आपकी जो है ना अप्रिशिएशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको एक प्रॉपर आर्टिकल की फॉर्म में किसी पोर्टल पे स्टैब्लिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप बन जाएं उस डिबेट का मुद्दा। आपका आर्टिकल कोई पेज अपनी वेबसाइट पे लगा दे और नीचे लोग कमेंट में लड़ रहे हो आपके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर, कि जी इन्होंने ये बात सही की है या ये बात गलत की है, और उससे फायदा होगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह से भी देता हूँ कि जब मैंने अपने सोशल मीडिया करियर का आगाज़ किया था, उस वक्त फेसबुक बड़ा नया नया आया था, और हर बिजनेस जो है ना वो फ्री गिफ्ट्स बड़े बांट रहा था। जो, अगर आप में से एक्सपो सेंटर किसी का जाना हुआ हो, जब एग्जीबिशंस लगते थे वहाँ पर, तो अक्सर स्टॉल्स जो हैं वो फ्री गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। कोई पेन दे रहा होता है, कीचेन दे रहा होता है, बेसिकली देयर मार्केटिंग स्टफ जो होता है वो इसलिए होता है कि उनका लोगो आपके घर तक पहुंच जाए, आपके हाथ तक पहुंच जाए, रिकॉल वैल्यू जनरेट हो जाए, कहीं ना कहीं आप उसकी सब्लिमिनली मार्केटिंग कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर उन्हीं ब्रांड्स ने क्या किया कि वो कंपटीशन करवाते थे और वो गिफ्ट्स देना शुरू हो गए थे। स्टार्ट में तो बड़े बड़े गिफ्ट्स आते थे, आईफोन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती थी। और मैं बड़ा प्रोएक्टिव होके ना इन सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था कि मैं पार्टिसिपेट भी करूंगा। और मैंने उस टाइम पे आई थिंक कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 800 से 1200 के बीच में मैंने फेसबुक की फेक आईडीज बनाई हुई थी। मेरे पास एक पूरी एक्सेल शीट थी जिसमें हम इस तरह की फेक आईडीज बनी हुई थी। और क्योंकि वहाँ वोटिंग होती थी उन कॉम्पिटिशन में, तो उस वोटिंग के लिए 1000-1200 वोट तो मेरे अपने मेरी कंप्यूटर से डल जाते थे। वो चीज़ें मैं विन करता गया, एक बड़ा जो है ना नाम भी बन गया कि जी ये हर कंपटीशन जीत जाता है व्हाट्सएवर। बट एक टाइम पे रियलाइज हुआ मुझे कि इफ आई एम विनिंग दिस मच बाय डूइंग ऑल दिस,
तो ये जो पेज के उस तरफ बैठा हुआ है, उसको कितने पैसे मिल रहे होंगे जो दे रहा है। मतलब अगर आप किसी को आईफ़ोन दे सकते हैं, तो दैट मीन्स कि आपके पास इतने पैसे हैं ना कि आप आईफ़ोन खरीद सकते हैं। और आप जब दे रहे हैं किसी को, इसका मतलब आप पीछे सैटिस्फाइड भी हैं, आप सर्वाइव भी करेंगे उसके बाद। तो मैंने कहा कि अब मुझे जो है ना, लेने वाला हाथ नहीं बनना, मुझे देने वाला हाथ बनना। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि मैंने डिफरेंट ब्रांड्स को अप्रोच किया कि जी मैं आपके पेजेस रन करूँगा, और उन पे मैं कंपटीशन करवाता था, और फिर मैं दूसरों को प्राइज़ेज़ देना शुरू हो गया। तो पता ही चला कि जी वो प्राइज़ेज़ तो एक चांस था, एक जो है ना रिस्क था, जो कभी मिला, कभी नहीं मिला। लेकिन जो उसकी बैक एंड पे मुझे एक अमाउंट मिलना शुरू हो गया। तो अगर मैं एवरेज निकाला तो मैं प्रॉफ़िट में ही था। अगर मुझे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जाके एक फ़ोन कोई मैं जीत लेता था, तो उतने पैसे तो मैं वैसे ही 1 या 2 महीने में सैलरी के बेस में लेना शुरू हो गया। और अब मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी, और अब मुझे ये फेक आईडीज़ का सहारा भी नहीं लेना। मेरा काम थोड़ा जेन्युइन हो गया, लेट्स से। तो सिमिलरली व्हाट यू नीड टू डू, कि आप कंटेंट लिखना शुरू करें। कहीं भी लिखें, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप फेसबुक से स्टार्ट कर लें, आप लिंक्डइन से स्टार्ट कर लें, आप ट्विटर पे, अगर आपको बहुत बड़े-बड़े आर्टिकल या बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लिखने का दिल नहीं है, आप छोटे-छोटे जो है ना मैसेजेस ट्विटर पे लिखना शुरू करें। आप कोशिश करें कि लोग उसमें कोई वैल्यू दें लोगों को। सुबह-सुबह अक्सर औकात जो है ना, घर के जो बड़े होते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं। सुबह बखैर के और गुड मॉर्निंग के, आज जुम्मा मुबारक के बड़े मैसेजेस आए होंगे। वो मैसेज भी तो कोई लिख रहा है ना। उन मैसेजेस को एक फूलों वाले बैकग्राउंड पे कोई लगा भी रहा है, और वो मैसेजेस की एक मार्केट भी है जो उन मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रही है, वायरल कर रही है। तो उससे हो क्या रहा है कि अक्सर आपने आपने कभी देखा होगा कि उन मैसेजेस के ऊपर कोई कॉपीराइट भी लगा हुआ होता है, किसी का जो है ना वाटरमार्क लगा हुआ होगा, ओपेसिटी कम होके। तो अगर आप उसका कभी पेज ना भी खोलें, कुछ ना भी करें, लेकिन एटलीस्ट वो बंदा अपना एक पेज बना के अपना रेगुलर कंटेंट वहाँ पे पब्लिश किए जा रहे हैं, जहाँ से एक सर्टेन ऑडियंस उसको डाउनलोड कर रही है, सेव कर रही है। वो उसको हेल्प कर रही है वायरल होने में, डिफरेंट जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और इवेंचुअली क्या हो रहा है कि उसके उस पेज की ऑडियंस कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है, कि अगर हम तो इग्नोर कर दें, किसी और साहब ने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ये कौन-सा पेज है? चलो मैं खोल के देखता हूँ जी। उन्होंने खोल के देखा, पसंद आ गया, उन्होंने लाइक कर लिया। तो लाइक करने से क्या हो रहा है, पेज की वर्थ या वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो सिमिलरली आपने भी एक काम करना है कि आप चाहे एक-एक लाइन लिखें, आप चाहे एक पेज लिखें रोज़ का, जस्ट लिख के उसको पब्लिश ज़रूर करें। डरे नहीं, घबराएँ नहीं। आपको हो सकता है पॉज़िटिव फीडबैक मिले, आपको हो सकता है नेगेटिव फीडबैक मिले, और उस फीडबैक से सीखें। उस फीडबैक से सीख के उसको इम्प्रूव करें और बेहतर करें। जितना ज़्यादा आप पब्लिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फीडबैक मिलेगा, उतना ज़्यादा आप बेहतर होते रहेंगे। तो बेसिक जो चीज़ है ना, कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग जिसको हम कह रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। अगर आप लोग अभी फ़ील्ड्स की अगर हम बात करें डिफरेंट, तो आपने ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आप किसके बारे में लिखेंगे। कुछ वायरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप करंट अफ़ेयर्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो आपको रीच अच्छी मिलती है, क्योंकि दोज़ आर द हॉट टॉपिक्स। हर बंदा आज की बात करना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी रिलीजियस सेगमेंट पे अपनी एक वर्थ बनाना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर सेगमेंट मैं कहूँगा। कुकिंग बहुत पॉपुलर एक सेगमेंट है हमारी नीश में स्पेशली। इसके अलावा फिर अगर हम और डिटेल में जाएँ, फैशन है हमारे पास अ, एकेडमिक से रिलेटेड आप बातें कर सकती हैं। आप बच्चों से रिलेटेड एक पूरा अपना जो है ना सेगमेंट बना सकती हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप लिखें, अपने फ़ेवरेट टॉपिक के बारे में लिखें और उसको पब्लिश कर दें। किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अभी ना वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है, ना किसी ब्लॉग पे जाने की ज़रूरत है। आप देखें तो कि आपकी कंटेंट मार्केटिंग का फीडबैक कैसा है। अब अगर उसको फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे हमने शुरू की क्लासेस में बात की थी कि उर्दू, हिंदी, बांग्लादेशी कंटेंट का की जो मार्केट है वो बड़ी कम है। आपको 80 टू 90% जो है ना इंग्लिश पे फ़ोकस करना होगा।
या किसी और लैंग्वेज पे अगर आप करते हैं तो वो आपकी फिर यूएसपी बन जाएगी। आप स्पेनिश करते हैं, आप फ्रेंच करते हैं, तो उसमें तो आपको पाकिस्तान से टक्कर देने वाले बहुत कम लोग होंगे, तो आपने एक अलग नीश डिफाइन कर ली होगी। लेकिन इंग्लिश से क्या होगा कि इंग्लिश आपके और भी बहुत जगहों पे काम आएगी इन योर करियर। तो आपने सबसे पहले जो है ना, अगर आप इसको एज अ फ्रीलांस करियर लेना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ना स्ट्रेथन करना है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी ग्रामर करेक्ट हो, आपके स्पेलिंग एरर्स जो है वो आपके कम से कम हो विद टाइम, और आप में राइटिंग स्किल्स भी हो। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उसको लफ्ज़ों पे लेकर आना चाहते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, या वो अटेंशन नहीं बन पाती। तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको बताया था कि आप पहले उसको सोचें बेशक उर्दू में, और आप उसको उर्दू में लिख भी लें, और उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करके एक-एक लाइन पढ़ के देखें कि कौन-सी लाइन है जो उर्दू में आपने सोची किसी और तरह से, लिखी किसी और तरह से थी, लेकिन ट्रांसलेशन में उसका मकसद खत्म हो गया। तो आप उस लाइन को फिक्स करें, उसके सिनोनिम्स ढूँढें, उसकी कोई मतलब सिंपल अगेन, गूगल इज़ योर गो टू गाइड। आपको एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है कि ये मज़ा नहीं कर रहा है ये वर्ड, आप उस वर्ड के सिनोनिम्स निकालें गूगल से, आप उसको रिप्लेस करें। बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं अब तो, वो पूरा-पूरा लाइन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। आप उस लाइन को लिखें कि जी ये लाइन एक तरह से मैंने लिखी है, वो आपको उसके 6 ऑप्शन दिखा देगा कि इस लाइन को इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो टूल्स बहुत हैं, आप सिर्फ़ जो है ना अपने आप को अवेलेबल कर दें उस इन्फॉर्मेशन। रही बात कि आगे फर्दर हम इसको कैसे लेके जाएँगे, वेबसाइट जब बन जाएगी, उस पे ट्रैफ़िक कैसे लाना है, क्या करना है, वो चीज़ हम आगे कोर्सेज़ में पढ़ेंगे। अभी हम एक बेसिक एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ नहीं था, मैं जो हूँ ना बेसिकली बस मैंने गूगल पे लिखा बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग या हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। अगर आपकी करियर चॉइस आप इसको बनाना चाह रहे हैं, या आप इसको एक एज़ अ फील्ड समझना चाह रहे हैं, तो आपने गूगल ही तो करना है। तो उसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स निकाले, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो उसमें से 2 थे जो मुझे जो है ना बड़े अपील किए। मैं वो 2 आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जी आप इस ब्लॉग को देखें जी, इस ब्लॉग का डोमेन नेम ये है, जिसमें उसने ये कंटेंट लिखा है, ठीक है? यहाँ पे उसने टाइटल दे दिया अपने ब्लॉग का, नीचे उसने ग्राफ़िकल फॉर्म में भी दे दिया। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं जी, ये रजिस्टर फॉर फ्री डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्लास। ये भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, तो उसका एक यहाँ पे इन्होंने फॉर्म दे दिया है जो आप फिल कर सकते हैं। ये एक्चुअल में उनका एक्शन है, जो वो आपसे लेना चाह रहे हैं कि आप उनकी डेमो क्लास लें। रजिस्टर फॉर फ्री करें, भई वो फ्री में ओरिएंटेशन दे रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि हो सकता है कि जो ओरिएंटेशन लेगा वो इनका सर्टिफ़िकेट जो है ना कोर्स में सब्सक्राइब भी करेगा। अच्छा जी, इन्होंने कंटेंट लिखा। अच्छा, ये चीज़ मुझे कैसे पता चली कि डिजिटल विद्या जी ये जो है ये इस तरह का डिजिटल कोर्स पढ़ा रही हैं? क्योंकि मैं कुछ और सर्च कर रहा था इनकी वेबसाइट पे, और मेरे सामने इनकी वेबसाइट शो हो गई। अच्छा जी, अब इन्होंने पहले लिख दिया कि आप कंटेंट राइटिंग पढ़ना चाह रहे हैं। जी, हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बताया जी, राइटिंग कंटेंट हैज़ नेवर बीन अ केक वॉक, देयर आर सम थिंग्स दैट सक्सेसफुल राइटर्स डू डिफरेंटली। लेट्स स्टेप इनटू देयर शूज़ एंड सी हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। बट बिफोर दैट लेट अस नो व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। अच्छा, ये अगेन वही बेसिक्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इन्होंने जो है ना, ये बड़े अच्छे कुछ स्टेप्स बना के दिए हैं, लर्न कंटेंट राइटिंग विद अ स्टेप वाइज़ प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 1 ये कह रहे हैं, कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, जो कि फैक्ट है कि जब तक आप एक अच्छे राइटर उस वक़्त तक नहीं बन सकते जब तक आप एक अच्छे रीडर ना बन जाएँ। So you need to read a lot of articles, a lot of blogs. आपने जस्ट कोशिश करनी है कि आप पढ़ें और डिफरेंट लोगों को पढ़ें। हमने अभी जो हम एक शीट प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट कंटेंट राइटर्स, हम उनको भी अभी एक एक्सेल शीट में ही हम उसको एक लिस्ट बना के आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोग उसको फॉलो करें उन सब लोगों को, और फिर
आपको पता चले कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के राइटिंग स्टाइल्स उनके किस किस तरह के होते हैं। कोई बहुत कैजुअल अप्रोच रखता है, कोई बहुत कॉर्पोरेट अप्रोच रखता है, कोई बहुत फ्रेंडली अप्रोच रखता है, कोई स्लैंग्स यूज करता है, कोई अपने आप को एक मिस्ट्री के तौर पे दिखाता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप अपनी कोर स्ट्रेंथ बना सकते हैं। अगर इसकी मैं एक लार्जर पिक्चर में मिसाल लूँ, तो जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं, ये एक्चुअली में तो कंटेंट क्रिएटर्स ही है ना। ये खुद को कंटेंट क्रिएटर भी बोलते हैं। तो दैट मीन्स कि दे आर आल्सो क्रिएटिंग कंटेंट। और कहाँ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इनमें से क्या सारे एक जैसे ही कंटेंट बनाते हैं? नहीं। जुनैद अकरम का एक स्टाइल है, वो रैंट करते हैं, वो करंट अफेयर के ऊपर जो है ना बड़ा उनको बुरा भला कह लें, या वो उस तरह की अपनी जो है ना दिल की बात निकालते हैं, उसको रेंटिंग बोलते हैं। रजा सामू है, वो जो है रोस्ट करते हैं, वो दूसरों की बेइज्जती करना, बुराई करना, और उन चीज़ों को थोड़ा एक जो है ना आप कह लें कि इंसल्टिंग वे में उनको डिफाइन करते हैं और फनी भी बनाते हैं उसको। देन आपके पास दी इडियट्स हैं, आपके पास कराची वाइन्स हैं, आपके पास बेकार फिल्म्स हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब आप कह लें कि स्किट्स बनाते हैं, कॉमेडी स्केचेस बनाते हैं ये लोग बेसिकली। देन उसके बाद आपके पास आई थिंक उस लड़के का नाम भूल रही हूँ मैं जो व्लॉगिंग करता है। नहीं नहीं यार, वो जिसने अभी नई गाड़ी ली है, वीगो या कौन सी, जुनेजो, हाँ जुनेजो, इरफान जुनेजो। इरफान का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। वो व्लॉगिंग भी करते हैं, साथ में वो आपकी सिनेमैटिक्स भी बनाते हैं। तो उसकी अप्रोच थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट लेके होती है। मूरो इज अ वेरी फाइन सिनेमैटिक जीनियस है, वो ब्रदर्स हैं। तो द थिंग इज कि ये सब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट इन सब का स्टाइल डिफरेंट है, इन सब की अप्रोच डिफरेंट है, और जिसकी वजह से इन सब की फॉलोइंग भी डिफरेंट है। इन्होंने अपने स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जस्ट टू गेट दैट काइंड ऑफ व्यूअर जो दूसरों के पास है, लेकिन इन्होंने अपने ही काम को कंसिस्टेंट रखा थ्रू आउट द ईयर्स, जिसकी वजह से आज उन सब की एक अलग अलग नीश भी है, और उन सब के अलग अलग फैन फॉलोइंग भी है, एंड दे ऑल आर हैप्पी इन देयर डूइंग्स। किसी को किसी दूसरे का जो है ना चीज नहीं करनी कि यार मैं उसके फैंस किसी तरह ग्रैब कर लूँ। सबने अपनी अपनी अच्छी कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। सिमिलरली, जब आप बहुत सारी रिसर्च करेंगे तो आपको ये पढ़ना भी आएगा कि कौन किस तरह से लिख रहा है, और आपको खुद की भी जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप किस तरह लिखना चाह रहे हैं, कौन सा कंटेंट आपको ज्यादा अपील कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट देखते हैं जी, स्किल्स ऑफ अ कंटेंट राइटर। अच्छा, स्किल्स क्या होनी चाहिए कंटेंट राइटर की? वो हम पढ़ते हैं जी, वो कहते हैं कि किसी गेटिंग इनटू समवन एल्सेस शूज एंड विलिंग टू राइट इन एन एग्जैक्टली सिमिलर स्टाइल इज नॉट हाउ यू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग। छापना नहीं है आप। During your work period, you will come across a lot of writers who may have a unique style. You can take inspiration by their style, but you do not have to copy this style. Since every person is different and has a unique personality, they should have a varied writing style. Similarly, अभी हमने जैसे देखा कि आप उसको शायद एक सांचे में ढाल सकते हैं कि जी ये कॉमिकल राइटर हैं, ये सब फनी राइटिंग करते हैं, पर सबके जोक्स या सबकी बातों का स्टाइल सेम तो नहीं होगा। हम इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं, क्या सबका तरीका एक ही होता है? नहीं, सबके लिखने का तरीका अलग होता है। और जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं उसको अगर आप पेपर पे ले आएंगे, तो रीडर भी उसको उसी तरह से परसीव करेगा। ऐसा नहीं है कि रीडर बोलेगा कि नहीं ये सब राइटिंग स्टाइल सेम है। ठीक है। देन उन्होंने एक नील पटेल की एग्जांपल दी। नील पटेल इज अ वेरी पॉपुलर डिजिटल मार्केटियर आप कह लें। तो ही हैज अ यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड ही कैन मेक इवन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीम इजियर। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इन्होंने हमें बताया, स्टिक टू द पॉइंट। एवरी पीस ऑफ कंटेंट इज रिटन फॉर वन सिंगल टॉपिक। तो आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हो, उसी पॉइंट पे रहना है। और ऐसा नहीं करना कि आप बातें करते करते, जैसे कल की क्लास में भी हम कर रहे थे या शुरू में भी कर रहे थे, कि हम एक टॉपिक पे होते थे और अचानक से एक सवाल आता था जो कि उस टॉपिक को या तो 3 स्टेप्स आगे ले जाता था, या एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में, अलग ट्रैक पे ले जाता था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ऑडियंस है मेरी फॉर नाउ, दैट इज यू गाइस, आप डिस्टर्ब हो जाते थे कि यार ये क्या हुआ, अचानक से हम एक सिंपल ट्रैक में चल रहे थे एंड सडनली वी हैड टू मूव टू डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट डायरेक्शंस। तो उससे क्या हो रहा था कि मेरा
मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मेरी टारगेट ऑडियंस है, मेरा जो एंड यूजर है, वो डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं चांसेस ये हैं कि वो बाउंस बैक भी हो सकता है कि यार नहीं, मुझे जो है ना ये कोर्स समझ नहीं आ रहा। या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉज ले सकता है कि अच्छा ये चीज़ तो वो है जो अभी बड़ी बेसिक है, मैं आगे जब वो आएगा ना इस जगह, जब जो मुझे चाहिए, मैं तब जाऊँ ना फोकस करूंगा या अटेंशन करूंगा। तो दोनों सूरतों में ही कहीं ना कहीं आई वुड रदर से कि मेरा एंड यूजर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं उन बेसिक्स को भी साथ लेके चलूँ, और साथ में जो मैंने एंड का Q&A रखा हुआ है वो हमारा इतना लंबा चल ही इसी वजह से जाता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ कोर्स के ही सवालों के जवाब दूं। अगर कोई बंदा आज एक सवाल पूछना चाह रहा है मुझसे अपने करियर के स्टेज पे, तो अब मैं उसको ये नहीं बोल सकता यार इसका जवाब मैं 2 या 3 महीने बाद दूंगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जी क्लास आप छोड़ दें, लीव कर दें। अब सिर्फ वो सवाल हैं जो शायद टॉपिक रिलेटेड है, लेकिन अगर वो आपको इंटरेस्ट है सुनने में, आप सुन लें। अगर नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। या फिर वो इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, अगर वो होता तो आप खुद भी पूछ सकते थे, आप खुद आपके दिमाग में आता वो चीज़ कि मैं ये पूछूं। तो इफ़ यू वांट टू स्टे आप रुकें, अदरवाइज आप जा सकते हैं, क्योंकि जो बाकी चीज़ है उसमें क्या हो रहा है कि जो आगे है, फॉर एग्जांपल अपने एक करियर ग्राफ में या करियर पाथ में मैं कहूँगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कस्टमर भी मेरा जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसलिए मैं कुछ एड ऑन्स दे देता हूँ अपने अपने साथ। लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि स्टिक टू द पॉइंट। व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ रहें कि जो कोर्स हमें या जो आई वुड से कि लेक्चर आज हमें कवर करना है हम उसको कवर करेंगे। उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बच्चों के। एंड उसके बाद हम उनको थोड़ी लेवरेज भी दे दें कि अच्छा आपने इसकी ब्रांचेस वगैरह आपको बता दी कि जी कल हम ये चीज़ पढ़ेंगे और इसमें आगे ये चीज़ होने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, द क्रिएटिव पर्सपेक्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। यू आर राइटिंग अ कंटेंट पीस व्हिच इज ऑलरेडी ऑन इंटरनेट, व्हाट डिफरेंस आर यू मेकिंग? दिस इज नॉट हाउ यू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन। कि अगर एक चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसी को कॉपी कर रहे हैं, तो देन यू आर नॉट अ कंटेंट राइटर, और उस कंटेंट के पीस से आपको इतना ज़्यादा फायदा होने भी नहीं वाला। एवरी कंटेंट हैज थ्री मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व: टॉपिक, idea, and view. While topic and idea are already decided, because before starting the content, as you know what you are going to write on, but the view matters. जब भी आप कंटेंट लिखेंगे, आप सबसे पहले कोई टॉपिक डिसाइड करेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि जी मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिख रहा हूँ, और उसमें मैं एक इस की पॉइंट पे जो है ना बात करूंगा। जैसे अभी लेट्स से अक्सर लोगों ने इंडिया की फिक्सिंग के बारे में लिखा कि जी इंडिया का मैच जो है ना वो फिक्स था, और वो उसमें अपने आइडियाज इन्वॉल्व कर रहे थे। टॉपिक उनका हो गया कि जी इंडिया ने एक फिक्स मैच खेला। आइडिया उनका ये था कि बिकॉज उन्होंने कैच ड्रॉप किया, बिकॉज उन्होंने फील्डिंग जो है ना वो मिस की। तो इस वजह से ये मेरा आइडिया है कि इसकी वजह से मैं जो हूँ ना ये क्लेम कर रहा हूँ कि उन्होंने मैच फिक्स किया। एंड देन व्यू आ जाता है कि जी अच्छा ठीक है, उसके बाद आप उस कंटेंट को शेप अप कैसे कर रहे हैं कि आपका रीडर उससे इंगेज रहे। आपने उसको बाकियों से डिफरेंट बनाना है। ठीक है, जो चीज़ इसमें सेम लिखी हुई है कि मेक योर आर्टिकल और ब्लॉग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट यूनिक एंगल इज नेसेसरी टू गेन अ रिलायबल ऑडियंस। आप बाकियों से थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे तभी लोग बाकियों को छोड़ के आपके पास आएंगे। अ कंटेंट राइटर शुड क्रिएट अ किलर टाइटल एंड फर्स्ट पैराग्राफ। ये बात मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ कि आपका टाइटल और फर्स्ट 3 लाइन्स, फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ योर आर्टिकल, ये इंगेज करेंगे आपके कस्टमर को, आपके ऑडियंस को। अगर उसने इंगेज नहीं किया तो वो बाउंस बैक करेगा आपकी वेबसाइट से, जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपका ऐड ही नहीं देखेगा ना। अब यहाँ पे देखें, ये एक मुझे, अच्छा ये तो इमेज इन्होंने लगाया है अभी मुझे, अच्छा ये इन्होंने अभी इमेजेस लगाए हुए हैं, ऐड इनका सिर्फ ये वाला चल रहा है जो ये अपनी सर्विस पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं। अ कंटेंट राइटर शुड नॉट एग्जैजरेट एंड कीप इट सिंपल। अगेन बेसिक चीज़ है कि कभी कभी आप, अच्छा एग्जैजरेशन भी दो तरह की होती है। एक होती है जो आपके कंटेंट की डिमांड होती है कि जी मैं एक कॉमिकल सिनेरियो डिफाइन करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं बोलूंगा कि जी कुछ ऐसी अनोखी चीज हो गई। तो वो आप एग्जैजरेट कर सकते हैं कि जी उसने उसको एक थप्पड़ मारा और वो 6 फीट दूर जाके गिरा। ये एग्जैजरेशन एग्जैजरेशन समझ में आती है। पर उसी चीज को
लूप में या रगड़ते रहना, चलाते रहना उसको बेसिकली कि जी एक ही चीज़ बार-बार बताते रहना, तो वो उसका वो फ़नी या ह्यूमरस एलिमेंट जो है ना वो उससे खा जाएगी उसको। तो यू नीड टू कीप इट सिंपल एंड एक्ज़ैजरेशन से बचना है कि जिस लाइन की ज़रूरत नहीं है आपके कंटेंट में, जब आप प्रूफ रीडिंग करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे उसको, तो आपने एज़ अ रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसको, कि रीडर जब ये चीज़ पढ़ रहा होगा तो क्या वो यहाँ आके बोर तो नहीं हो जाएगा? क्या ये चीज़ मैंने ऊपर लिखी है दोबारा लिख दी मैंने, तो क्या ये उसको हेल्प करेगी उस चीज़ को समझने में या वो उसको बोर कर देगी, वो स्किप करेगा इसको? इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने कंटेंट को फाइनल एक शेप देना होगा, ठीक है? अगेन स पॉइंट आ गया डिटेल्ड प्रूफ रीडिंग ऑफ द कंटेंट कि जब आपका ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा, आपने उसको 2-3 दफ़ा प्रूफ रीड करना है। पहली दफ़ा आपने उसको प्रूफ रीड करना है उसकी इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रामर और स्पेलिंग आप उसको साथ-साथ लेके चल सकते हैं। दूसरी दफ़ा आपने उसको प्रूफ रीड करना है एज़ अ राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एज़ अ राइटर आपने जो चीज़ लिखी है वो आपको अपील कर रही है, आप उससे खुश हैं। तीसरा आपने प्रूफ रीड करना है एज़ अ रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लोग पढ़ेंगे, क्या उनको ये चीज़ उसी तरह अपील करेगी या नहीं करेगी। अगर आप ये पर्सनैलिटी शिफ्ट्स अपने अंदर ला सकते हैं, तो आप बड़ा ईज़िली जो है ना, एक ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि ऑडियंस को बहुत अपील करेगा। सेम चीज़ अगेन इसमें एक कुछ 10 में फंडामेंटल्स है, जल्दी-जल्दी इनको पढ़ते हैं। मेक कंटेंट हैबिचुअल नॉट जस्ट एन ओकेजनल एक्टिविटी। अगर आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आप कंटेंट हैबिचुअल बनाएँगे। हैबिट होती है आदत, जो इंसान चाह के भी नहीं छोड़े। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको इसको एक जो है ना अपना मिशन समझना है या आपने इसको अपनी ड्यूटी समझनी है। नहीं, ड्यूटी भी इंसान ड्यूटी से भी बैकआउट करता है, ड्यूटी में भी बोर हो जाता है, मिशन से भी इंसान वापस आता है। हैबिट ऐसी चीज़ है जो इंसान नहीं छोड़ता कभी भी। तो यू नीड टू राइट, कीप ऑन राइटिंग। गलत-गलत लिखें, कोई मसला नहीं है बट कीप ऑन राइटिंग। पॉइंट नंबर 2 इज़ कीप शार्प फोकस ऑन योर टॉपिक व्हाइल रिमेनिंग सेकंड। अगेन वही बात जो हमने पहले की थी कि आपका फ़ोकस जो है ना वो उस टॉपिक पे ही रहेगा और आपने उसी के अराउंड ही प्ले अलोंग करना है। आपने कहीं जो है ना जंप इन नहीं करना। मैं दोनों इनफैक्ट ये लिंक्स आपको भेज दूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यूज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोर्सेज़ टू गैदर बेटर इन्फॉर्मेशन। अगेन आप अपनी इन्फॉर्मेशन सोर्स कहाँ से ले रहे हैं? अगर आप उन्हीं जगहों पे ढूँढ रहे हैं जहाँ बाकी लोग भी ढूँढ रहे हैं, तो आपका कंटेंट भी मोर और लेस उन जैसा ही होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो बाकियों के पास शायद ईज़िली अवेलेबल नहीं हो। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, कोई आज से 5-6 साल पहले मैं बुक्स ढूँढ रहा था एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और ऑब्वियसली पैसे नहीं थे, ऑब्वियसली जो है ना मैं परचेज़ नहीं कर पाता था, तो आई वेंट टू फ्री सोर्सेज़ के जहाँ से मुझे फ्री बुक्स मिल जाए और मैं डाउनलोड पे डाउनलोड किए जा रहा हूँ, मैंने एक अच्छा खासा जो है ना जीबीज़ में डेटा गैदर कर लिया था बुक्स का। अच्छा, अब मैं उनको पढ़ रहा हूँ और अगेन जिस तरह एक आर्टिकल में स्टार्ट में आपको एंगेजिंग बनाना होता है, उसी तरह एक बुक में भी आपको शुरू के पेजेज़ में अपनी बुक को एंटरटेनिंग बनाना होता है, एंगेजिंग बनाना होता है। तो जिन बुक्स ने मुझे एंगेज रखा मैं उनको अलग फ़ोल्डर में कर देता था, बाकियों को साइड में करके। एक बुक मुझे मिली जो ऐसी थी कि उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब वो इट वाज़ नॉट अ स्टोरी, इट वाज़ नॉट अ आई वुड रादर से पैराग्राफ्स, उसमें सिर्फ़ पॉइंटर्स लिखे हुए थे, वन लाइनर्स जिसको आप कोट्स कह लें। और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक उसमें बात लिखी हुई थी कि इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ मंडे, स्टार्ट वर्किंग ऑन अ संडे। अब ये एक छोटी-सी बात है कि अक्सर औक़ात हम लोग मंडे से बड़ा डरते हैं कि जी मंडे आ गया, अब काम करना पड़ेगा। मंडे से नहीं डर रहे हैं, हम काम से डर रहे हैं। तो अगर तो मंडे के लिए इतना काम पाइल अप हुआ हुआ है कि वो मंडे को हम जाएँगे और हमारे सर पे पड़ेगा, तो बेहतर है थोड़ा संडे में उसकी तैयारी कर लें। या कोशिश करें कि जी उसको वहाँ तक उससे पहले ही उसको बेसिकली सॉर्ट आउट कर लें। इसी तरह कुछ और एंटरप्रेन्योरशिप की उसकी बड़ी अच्छी-अच्छी टिप्स उसमें दी हुई थी। प्रॉब्लम ये हुई कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा डेटा था मेरे पास बुक्स का और फिर वो आई डोंट नो क्या हुआ, मेरी हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई थी, क्या हुआ था, वो बुक मुझसे मिस हो गई। अब ना मुझे उस राइटर का नाम याद, ना मुझे उस बुक का नाम याद और एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दी। मैंने उसी बुक से कोट्स ले लेके कुछ मैं अपने जो है ना फेसबुक पे ही लगाता रहता था एवरी वन्स, मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन या एवरीडे और उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता था। तो सेम चीज़ आपने करनी है कि आपने अपनी जो सोर्स होगी ना, उसको कुछ ऐसी सोर्स निकालनी है आपने जो ईज़िली बाकी ना ढूँढ सके। सबकी सोर्सेज़ होती हैं, ऑब्वियसली आप
जो आज भी आप जिस पोज़ीशन पे हो, वो उन सब सोर्सेज़ की वज़ह से हो जो आपकी लाइफ़ में आपसे टकराई हैं। आपके साथ किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपने अपनी पर्सनैलिटी में एक अच्छा इम्पैक्ट फ़ील किया, आपके साथ किसी ने बुरा फ़ील किया, आपकी पर्सनैलिटी में वो बुरा इम्पैक्ट या उसकी एक बुरी जो है ना मेमोरी सेव हो गई। तो अब आप जब लिखेंगे और उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे जिसने आपको बुरा फ़ील कराया, तो आप हमेशा उसकी बुराई ही करेंगे, आप उसको नेगेटिव ही समझेंगे अपनी लाइफ़ में। तो सेम चीज़ है कि आप अपनी सोर्सेज़ जो है ना, अपने आर्टिकल के लिए वो बहुत अच्छी गैदर करें। बोर्डम इज़ कंटेजियस, यू हैव टू मूव मूव फ्रॉम हाइलाइट टू हाइलाइट। आप अगर एक ही टॉपिक पे एक ही बात को करते रहेंगे तो लोग बोर होके दे विल स्टार्ट बैकिंग आउट। बी कन्वर्सेशनल एंड कट द जार्गन। अगेन आपने कम्युनिकेट करनी है अपनी बात दूसरे के माइंड में और वो आपको देख भी नहीं रहा, वो आपको सुन भी नहीं रहा, वो सिर्फ़ आपके लफ्ज़ों को पढ़ रहा है। तो आपने इतना एंगेजिंग होना है कि वो वर्ड्स पढ़ते में ही आपके जो है ना आपसे कनेक्ट कर ले। दूसरी चीज़ जार्गन्स को कट करना है। जार्गन्स हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जार्गन्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फ़ील्ड के लिए आप यूज़ करते हैं पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में, लेकिन वो लेमैन को समझ नहीं आएँगे। जब आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं और आपने जनरल पब्लिक के लिए, एक वास्ट पब्लिक के लिए पब्लिश किया है और उसमें आप कुछ ऐसे जार्गन्स डाल दें जिनका उसको मतलब ही ना पता हो। मैं अपने इन आर्टिकल्स में लिख दूँ जी बी टू बी और बी टू सी मार्केटिंग और उस यूज़र को पता ही नहीं है कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं। उसने बिज़नेस कभी पढ़ा नहीं है, उसने कभी इन चीज़ों को समझा नहीं है और इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं है। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन लाइफ साइकिल। इनफैक्ट मैं मार्केटिंग की जब जॉब कर रहा था, तब भी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। मुझे जॉब करते-करते मेरे बॉस ने सिखाई हैं वो सारी चीज़ें, कि अच्छा इस चीज़ को ये बोलते हैं। मुझे मतलब एटीएल, बीटीएल भी नहीं पता था कि एटीएल क्या होती है और बीटीएल क्या होती है और मैं एटीएल और बीटीएल एजेंसी में जॉब कर रहा था। मैं कर डिजिटल मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आपके सराउंड में जब वो बातें होती थी, तो मैं ये नहीं करता था कि जी आपने बात बोल दी और बस उसको सुन के आगे कर दी। मैं या तो उसको कट ऑफ करता था कि एटीएल क्या चीज़ होती है, क्योंकि सवाल पूछें, जितना आप सवाल पूछेंगे, उतना आप अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करेंगे। दूसरी चीज़ कि आप उसको बाद में जाके सर्च करें। गूगल उस टाइम पे भी था, मैं जाके सर्च करता था कि अच्छा क्या चीज़ है, थोड़ी देर पढ़ी, 5 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये बात हो रही है। ठीक है, सो यू नीड टू कट द जार्गन्स इन योर कंटेंट। आप उसको ईज़ी रखें ताकि ये सारी मेहनत आपके रीडर को ना करनी पड़े। एन ओरिजिनल इज़ वर्थ मोर देन अ कॉपी। आप जितना ओरिजिनल कंटेंट लिखेंगे, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ कॉपी से ज़्यादा ही होगी। अगर आप गूगल पे एक चीज़ लिखते हैं, आज की कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल खबर होती है चलें हम इसको लिखते हैं इंडिया वर्सेस क्या चल रहा है स्कॉटलैंड? अच्छा इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान मैच तो अभी चल रहा है ना, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है जी, आप ये कंटेंट देखेंगे, ये स्पेशली क्रिकइन्फो ने यहाँ से शुरू किया अपना आर्टिकल, ठीक है? रोहित एंड राहुल से। इस वेबसाइट ने आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप इस तरह से कंटेंट शुरू किया है, ठीक है? इन्होंने अलग तरीके से शुरू किया है, इनका और इनका देखें सिमिलर है। पहली लाइन सिर्फ सिमिलर है, उसके बाद आगे से इन्होंने डिफरेंट कर दिया इसको, सिमिलर डिफरेंट। तो क्या हुआ, इसी वजह से ये लोग शायद अपनी रैंकिंग में थोड़ा पीछे हैं टॉप वाले 2 से। तो जितना ज़्यादा आप कंटेंट ओरिजिनल रखेंगे, उतना ही आपको जो है ना गूगल पे रैंकिंग टॉप की मिलेगी। यूज़ ऑडियंस फीडबैक टू शेप कंटेंट। अगेन आपने अपनी ऑडियंस की सुननी है, आप देखें कि वो क्या बात कर रहे हैं और उसकी बेस पे आप अपने कंटेंट को मोल्ड करते हैं। लीव अ फुटप्रिंट विद विजुअल स्टोरी टेलिंग। अच्छा जी, कंटेंट इज़न्ट कंटेंट विदाउट मल्टीमीडिया। आज के टाइम पे अगर आप सिर्फ वर्ड्स ही लिख रहे हैं, तो वो इतना एंगेजिंग नहीं होगा जितना उसके साथ अगर आप कोई इमेज या कोई विजुअल अपील आप उसमें ऐड कर दें। जिस तरह से इन्होंने भी अपनी विजुअल्स ऐड किए हैं, तो आपको थोड़ा और मज़ीद वो एंगेजिंग लगता है। ठीक है, फोकस ऑन बेटर हेडलाइंस। हेडलाइंस अगेन हमने बताया कि ये एक आर्ट है दैट कैन टेक सम टाइम टू मास्टर। आपको टाइम लगेगा, लेकिन जो हमने अपनी क्लास में बात भी की थी जी, क्लिकबेट्स की बात की थी कि वो क्लिकबेट्स ऐसे लगाते हैं कि बड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं, आप फ़ौरन क्लिक कर लेते हैं कि ये क्या हो गया? लेकिन खोल के देखते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होती। ज़रूरी नहीं आप क्लिकबेट्स डालें, आपका टाइटल इटसेल्फ भी जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है विदाउट एनी डिसीवनेस आई वुड रादर से। अच्छा, मेक इट एन एक्सपीरियंस। अगेन जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसको उस यूज़र के लिए, उस रीडर के लिए एक एक्सपीरियंस बना दें
कि उसको पढ़ के अच्छा लगे, समझ में आए कि अच्छा जी ये चीज़ हुई है। तो ये थी बेसिक्स कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। द मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल क्या चीज़ है? जब भी आप कोई चीज़ मार्केट करते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ प्रमोट करनी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप चाहेंगे कि आपका उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो जाए, आपकी उस सर्विस की अवेयरनेस हो जाए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि वो मेरा प्रोडक्ट लोगों को पता चल जाए, जी मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि एवरीबॉडी शुड नो कि आप ये काम कर रहे हैं। कुछ इसमें शर्माने की बात नहीं है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। मेरी अपनी प्रोफ़ाइल पे इतना बड़ा कवर लगा हुआ है मेरी कंपनी के काम का। मैं बोलूँ जी मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल है, मैं काम से रिलेटेड क्यों बात कर रहा हूँ इसमें। लेकिन वो जितने लोग हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में, 70% तो मुझे मेरे काम से जानते हैं, 30% मेरे दोस्त, रिश्तेदार या कुछ सराउंडिंग के पीपल होंगे। तो अगर मैं उन्हीं, और मेरा मोर और लेस मेरे काम निकलते भी उन्हीं से ही हैं, मेरी नेटवर्क मार्केटिंग है वो, तो उनको मैं क्यों ना बताऊँ कि मैं क्या काम करता हूँ। सिमिलरली आपको अपने काम का एम्बेसडर बनना है। सबसे पहले खुद ही, आप खुद ही उस पे यकीन करेंगे, आप खुद उसको प्रमोट करेंगे, तभी दूसरे लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। तो अवेयरनेस जब आप अपने बिज़नेस या सर्विस की देते हैं, वो किसी भी तरह की हो सकती है कि आपने अगर फ्रीलांसिंग शुरू किया, तो आप उस फ्रीलांसिंग की प्रोफ़ाइल बना के उस प्रोफ़ाइल को अलग-अलग ग्रुप्स में देना शुरू कर दें। जी मुझे ये काम आता है, अगर किसी को करवाने हैं तो बताएँ मुझे। तो आपने देनी है सबसे पहले अवेयरनेस। दूसरी चीज़ आपने उसके बाद करनी है एंगेजमेंट। आपने एंगेज करना है अपनी ऑडियंस को, कि वो उस पर्टिकुलर आपकी जो अवेयरनेस आपने दी है, उस पे कोई एक्शन लेने का सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो आपके उस प्रोडक्ट को देखें, तो ये उसकी एंगेजमेंट हो गई। खोल के देख ली, उसकी तस्वीर देख ली, प्राइस देख ली। आप वेबसाइट पे बेच रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पे उसको ले जाएँ किसी तरह, ताकि वो आप क्लिक करके वेबसाइट पे जाएँ और फिर वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स देख लें। आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे आप वो सर्विस सेल कर रहे हैं, वो यूज़र उस अवेयरनेस को देखने के बाद आपके उस पेज पर चला जाए जहाँ पे आप उसको वो सर्विस सेल कर, ये आपकी एंगेजमेंट होगी। थर्ड पार्ट उसमें आएगा फिर कन्वर्जन का, कि जब उसको एंगेज हो गया वो आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, अब आपको कोशिश करनी है कि यार ये कन्वर्ट भी हो जाए। आप लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, वो आपके पेज पर आ गया, उसने आपके सारे लोगो देख लिए जो आपने बना लिए। अब आपको कोशिश करनी है कि जी वो आपको ऑर्डर दे दे कि मेरे लिए, मेरा एक ब्रांड है और उसका जो है ना लोगो बनाना है। या आपकी कोई प्रोडक्ट्स हैं, आपने कोशिश करनी है जी वो परचेज़ कर ले, ऐड टू कार्ट करके जो है ना चेकआउट कर दे। तो ये 3 स्टेप्स आते हैं मार्केटिंग फनल के अंदर, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। What is a marketing funnel? It's a model describing the various stages of a prospect's journey, from the first interaction with your brand to the ultimate goal, conversion. Conversion rate optimization is about moving people through your marketing funnel, turning them from prospects into raving repeat customers. मार्केटिंग फनल क्या चीज़ है जी? जैसे मैंने अभी बताया कि इट्स अ मॉडल जिसमें डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं आपके प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट यहाँ आप अपनी टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस को कह सकते हैं, उसकी जर्नी की, कि वो फ्रॉम द फर्स्ट इंटरैक्शन, कि वो पहली दफ़ा जब आपको जान रहा है, आपको समझ रहा है कि आप क्या हैं, उसको पहली दफ़ा इन्फॉर्मेशन मिली आपकी। वहाँ से लेकर जो आपका अल्टीमेट गोल है, वो अल्टीमेट गोल हो सकता है कि आप उसको कुछ बेचें, वो आपके प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन, आपको कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन तभी पता चलेगा कि जी कितने लोगों ने ये मेरा ऐड देखा या मेरी पोस्ट देखी, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आए और कितने लोगों ने उसको परचेज़ किया और या रिपीट परचेज़ किया, वो बार-बार मुझसे आके परचेज़ कर।
तो यहाँ से आपको पता चलेगा जी कन्वर्जन रेट मेरी ऑप्टिमाइज किस तरह से हो रही है। 100 लोगों ने आपकी वो पोस्ट देख ली, 10 लोगों ने क्लिक कर लिया, उन 10 में से एक ने अगर आपको ऑर्डर दे दिया, तो आपको अपना कन्वर्जन रेट पता चल जाएगा कि 1 आउट ऑफ 100। तो दैट मीन्स अब आप चाहेंगे कि जी मैं 100 को नहीं, अब मैं 1000 को जब दिखाऊंगा अपनी पोस्ट, तो हो सकता है 10 लोग कन्वर्ट होंगे। तो आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ अ मार्केटिंग फनल। सबसे पहली स्टेज है जो टॉप ऑफ द फनल कहलाती है, वो अवेयरनेस है। मिडिल ऑफ द फनल इवैल्यूएशन या एंगेजमेंट जो हमने कही थी। बॉटम ऑफ द फनल कन्वर्जन। इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं। टॉप ऑफ द फनल इज कॉल्ड टोफू, TOFU। मिडिल ऑफ द फनल इज कॉल्ड मोफू, MOFU। एंड बॉटम ऑफ द फनल इज कॉल्ड बोफू, BO, और फनल का FU। अच्छा जी, अब अगर हम टॉप ऑफ द फनल की बात करते हैं तो इसमें आ जाती है अवेयरनेस। टोफू or top of the funnel is the point where the journey of a prospect starts. This is where we make them feel if they need our offering or not, or maybe they are just neutral to what we are doing. An effective content helps in getting the attention of the prospect to your offering. तो जी टॉप ऑफ द फनल एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपके प्रोस्पेक्ट की, आपके टारगेट ऑडियंस की जर्नी शुरू होती है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि वो आपकी जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हों या नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि दे आर न्यूट्रल, कि अभी नहीं है बाद में हो सकते हैं, या अभी है बाद में नहीं हो सकते। तीनों सूरतों में आपने अपना मैसेज जो है ना वो स्प्रेड करना है, आपने उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है। Say you have a blog that you want people to come by and read. For that you will have to make people aware of the existence of your blog. अगर आपका कोई ब्लॉग है और आप उस पर लिखते हैं, तो आपको किसी तरह तो बताना है लोगों को कि जी ये मेरा ब्लॉग है, आके पढ़ें। और सबसे इजी वे ही ये कि आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करें, कोई पैसा नहीं लगेगा। वहां से कुछ यूजर आ जाएंगे आपके पास, उनका फीडबैक लें, फिर उसके बाद डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए, आप वहाँ शेयर करें। कोशिश करें जी एडवर्टाइज स्टार्ट कर दें। अगर आपको थोड़ा ऐसा एक है कि जी मैं अगर थोड़े पैसे लगाऊं तो मुझे रिजल्ट मिलता है, और मिलता है। मतलब स्टार्ट ऑफ द करियर मैंने ये सोचा था कि मैं रोज जो है ना 200 रुपये लगाऊंगा अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर। अपना फेसबुक पेज बना लिया, उस पर रोजाना 200 रुपये लगाए। मंथली मेरे 6,000 रुपये जा रहे थे, लेकिन उससे मुझे जो पहले ही महीने क्लाइंट मिल गया वही मुझे 60,000 रुपये मंथली दे रहा था। तो वो 200 रुपये या वो 6,000 रुपये मेरे बहुत अच्छा रिटर्न दिया उन्होंने मुझे। वो शुरू में देखने में आपको बड़ा ज्यादा अमाउंट लगता है, लेकिन जब आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। सोशल मीडिया शेयरिंग एंड अपडेट विल बी वन ऑफ योर टोफू एक्टिविटी टू स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट योर ब्लॉग। जैसे हमने कहा जी सोशल मीडिया पे शेयर करें, तो आप अपनी टोफू की जो कैंपेन है, टोफू का स्टेप जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, टोफू की गोल्स एंड मैट्रिक्स क्या क्या हैं जी। गोल आपका होता है कि आपने इसकी अवेयरनेस बढ़ानी है। जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसकी आपने अवेयरनेस बढ़ानी है। आपने एक रीटारगेटिंग लिस्ट बढ़ानी है अपनी। रीटारगेटिंग लिस्ट क्या होती है कि आप जिन लोगों ने आपका ब्लॉग पढ़ा है या वो आपकी वेबसाइट पर आए हैं, आप उनको दोबारा से अपनी नई पोस्ट भी दिखाएं ताकि वो दोबारा आए, क्योंकि वो आपके कंफर्म जो है ना कन्वर्जन्स हैं आपकी। इंक्रीज इंगेजमेंट आपने कोशिश करनी है जी इंगेजमेंट मेरी बढ़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या जहाँ भी मैं शेयर कर रहा हूँ उसको। और ग्रो करना है अपने वेबसाइट का ट्रैफिक। आपने वेबसाइट पे इवेंचुअल आपका गोल यही है कि जी किसी तरह इनकी वजह से मैं यहाँ सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ और ये लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे चले जाएं। टोफू मटेरियल क्या क्या होता है जी, ये लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक इससे भी आगे बढ़ सकता है। बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्लॉग जो आप पोस्ट करते हैं, आपकी सोशल मीडिया अपडेट्स, इन्फोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, डिजिटल मैगजीन्स, ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो पॉडकास्ट, लाइव वीडियो, प्रिंट मैगजीन, प्राइमरी रिसर्च। ये सारे वो काम है जो आप करेंगे, आपको करने चाहिए, जो आप पब्लिश करेंगे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि आपकी टॉप ऑफ जो फनल है वो आपकी प्रिपेयर हो जाए। अच्छा जी, इसके मैट्रिक्स क्या क्या हैं, ऐसा करने से होगा क्या। ऐसा करने से जी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी रिटारगेटिंग लिस्ट बढ़ेगी, आपकी साइट की इंगेजमेंट रेट बढ़ जाएगा, आपके नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स बढ़ जाएंगे। इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं कि जितना भी
आपके जो वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है और वो जिन-जिन लिंक्स पे क्लिक कर रहा है, तो आने वाले ट्रैफ़िक जिन लिंक्स पे क्लिक कर रहा है, वो इनबाउंड लिंक्स पे कहते हैं कि जिन लिंक्स पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है। आउटबाउंड लिंक क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके कहीं और चला जाए, आपके एफ़िलिएट की वेबसाइट पे चला जाए। जैसे अगर आप फ़ेसबुक पे अपना लिंक पोस्ट करेंगे, तो फ़ेसबुक के उस लिंक पे कोई क्लिक करेगा, तो वो फ़ेसबुक से आउटबाउंड जाके आपकी वेबसाइट पे इनबाउंड हो जाएगा। ट्रैफ़िक बाय चैनल आपके जो चैनल पे ट्रैफ़िक्स हैं, ठीक है? वो मतलब आप सॉरी आपका जो ट्रैफ़िक आएगा, ठीक है? वेबसाइट के ऊपर, उसको आप बाय चैनल भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जी अच्छा ये फ़ेसबुक से ये ट्रैफ़िक आया है मेरे पास, इंस्टाग्राम से ये आया है, ट्विटर से ये आया है। तो ये सब चीज़ें आप इन मैट्रिक्स को फ़ॉलो करते हुए आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि अच्छा जी मेरा अब तक का जो अवेयरनेस का जो मेरा एम था, वो कहाँ तक पहुँचा और उसने मुझे क्या रिज़ल्ट्स दिए। अच्छा जी, मिडल ऑफ द फनल मोफू जिसको हम कह रहे हैं। It is the stage in the buyer's journey when they are aware of your presence and now want to know about it. But it does not guarantee that they will stick to it. They may or may not. Say you shared a post from your blog via social media update. Not everyone would have been looking for that subject. Say a cooking recipe, and they will quite, but those who will take interest in that recipe will open your blog post and end up landing on your blog. They are now in the evaluation stage and may refer to other posts on your blog as well. अच्छा जी, मिडल ऑफ द फनल में क्या होता है कि वो आपके उस लिंक पे क्लिक करते हैं और वो उसके बाद आपके उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आ जाते हैं, जहाँ आप उनको देखना चाहते हैं। आपने अपनी यूट्यूब वीडियो का लिंक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे उसको ले आए, वो आपकी वीडियो देख रहा है। दैट मीन्स कि आपने अपना मिडल ऑफ द फनल है वो अचीव कर लिया। लेकिन जब तक वो आपकी वीडियो को लेट्स से 30 सेकंड तक नहीं देखता, तब तक यूट्यूब आपको पैसे नहीं देता। जब तक वो आपकी वीडियो पे आए हुए किसी ऐड को क्लिक नहीं करता, तब तक यूट्यूब आपको पैसे नहीं देता। तो तब तक ये आपकी कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये मिडल में ही कहीं स्टे करती है। यहाँ पे इवैल्यूएशन हो रही होती है टारगेट ऑडियंस के एंड से कि ईदर आई वांट टू गो ऑल इन और नॉट। आपने कोई सर्विस सेल की है, आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर ने आपकी वो सर्विस का पेज ओपन कर लिया, उसने आपकी अब वो आपकी चीज़ें पढ़ रहा है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस पढ़ रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा है। तो यहाँ पे वो इवैल्यूएशन स्टेज पर है। उसने अभी तक आपको ऑर्डर नहीं दी, उसने अभी तक आपसे परचेज़ नहीं किया कोई प्रोडक्ट, उसने अभी तक आपके ब्लॉग पे सब्सक्राइब नहीं किया लेट्स से। तो इन सब सिनेरियो में अभी वो मिडल ऑफ द फनल है। एग्ज़ाम्पल हमने देखी कि अगर आप कुकिंग रेसिपी की एक रेसिपी पोस्ट करते हैं, तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स में से 10% हो जो इंटरेस्टेड हो, 90% ना हो और उन 10% में से लेट्स से उसके 50% जो है वो क्लिक कर लेते हैं। तो आपकी जो है ना मिडल ऑफ द फनल में ऑडियंस आ जाएगी, बाकी सारी तो आपकी डिस्कार्ड हो गई है अवेयरनेस स्टेज से ही। अच्छा, इनके गोल्स एंड मैट्रिक्स क्या हैं जी? इससे होगा क्या कि आपकी ईमेल लिस्ट बढ़ सकती है। अगर आपने अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे एक सेक्शन लगाया हुआ है कि जी ईमेल अपनी इनपुट करें, ताकि आपके आइंदा आने वाले ब्लॉग्स वो पढ़ सकें, आपके आइंदा आने वाली सर्विसेज़ को वो देख सकें, आपके नए प्रोडक्ट्स को वो जान सकें। तो वो लिस्ट आपकी बढ़ेगी, जिस लिस्ट को आप बाद में रिटारगेटिंग के लिए मतलब दोबारा उनको अपनी चीज़ें समझाने के लिए आप अ, इन ईमेल एड्रेस का सहारा ले सकते हैं। ग्रो रीटारगेटिंग लिस्ट आपकी यही जो लिस्ट ईमेल्स की बन रही है, इसी तरह आप फ़ोन नंबर्स की भी लिस्ट बना रहे होंगे, इसी तरह आप सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिस्ट बना रहे होंगे, तो आपकी रीटारगेटिंग की लिस्ट बढ़ रही होगी। जितनी ज़्यादा वो लिस्ट बढ़ेगी, उतना चीप आपको नेक्स्ट जो आपकी पब्लिशिंग होगी वो पड़ेगी। अब आपको दोबारा उतनी ही मेहनत, उतना ही पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ़ उतने ही यूज़र्स को लाने के लिए इन सबको आप कंपैरेटिवली चीपर प्राइस पे दोबारा से ला सकते हैं अपने ब्लॉग पे। वो कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन आपकी कस्टमर की इनिशियली जो है ना एक्विजिशन हो गई, इसको ये कह सकते हैं कि कस्टमर ने इंटरेस्ट शो कर दिया है। अब वो खरीदता है या नहीं खरीदता है, ये आपके प्रोडक्ट, सर्विस या ब्लॉग के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल क्या-क्या हो सकता है जी इसमें? एजुकेशनल रिसोर्सेज़ हो सकती हैं जो आपने अपने वेबसाइट पे पब्लिश की होंगी। कोई यूज़फुल रिसोर्स ऐसी है जो उस यूज़र के काम आ रही हो, जिसकी वजह से वो उसको उस वेबसाइट पे आया और वो पढ़ रहा है उसको। कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आप उसको डाउनलोड करने के लिए दे रहे हो। अब वो डाउनलोड कर रहा है या नहीं कर रहा है दैट्स अप टू हिम। कोई डिस्काउंट कूपन आप दे सकते हैं, कोई सर्वे आप उससे फिल करवाना चाह रहे हैं, कोई वेबिनार इवेंट, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं।
जहाँ पे आके वो एटलीस्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करे आपकी वेबसाइट के ऊपर। मैट्रिक्स क्या है जी? इससे आपके नंबर ऑफ लीड्स बढ़ जाती हैं, जो हमने इसमें जो गोल था आपका वो अचीव हो जाता है। आप एक कन्वर्जन रेट ऑफर कर सकते हैं उसको। कन्वर्जन रेट किस तरह से ऑफर करेंगे कि जब वो आ जाएगा और उसको पता होगा ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ एक एक्स अमाउंट की है, तो उसको माइंड में एक चीज़ होगी कि इफ आई शुड मेक द डिसीजन और नॉट। मैं लिंक देखकर आ तो गया कि एक कोर्स मिल रहा है यहाँ पे, कोर्स की अब मैंने आके प्राइस देखी, तो अब मैं एनालाइज करूंगा कि क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। रीटारगेटिंग लिस्ट आपकी ग्रो करती है, जो हमारा गोल था। न्यूज़लेटर, ईमेल, ओपन क्लिक थ्रू रेट। जो हमने ईमेल मार्केटिंग की बात की थी, वो यहाँ न्यूज़लेटर की फॉर्म में आप उनको ईमेल्स कर सकते हैं दोबारा से, ताकि वो आपके ब्रांड के साथ एक एसोसिएशन बना लें, या आप अपना ब्रांड उनको रिमाइंड करा दें कि जी आप एक दफ़ा आए थे मेरे पास, दोबारा क्यों नहीं आ रहे। इस तरह का एक सिनेरियो होता है इसमें। Bottom of the funnel or BOFU in buyer's journey, where they will perform the required action that you have created the marketing funnel for. Types of conversion क्या क्या हो सकती हैं जी? माइक्रो कन्वर्जन होती है, any supportive action that helps taking the buyer make the desired action, या मैक्रो कन्वर्जन इज द डिजायर्ड एक्शन परफॉर्म। अच्छा, बॉटम ऑफ द फनल का मतलब ये है कि अब वो वहां आ गया है जहां आपको उससे इंटेंडेड एक्शन लेना है। आप कोई बुक सेल कर रहे हैं तो उसको वो बुक वहाँ पे डाउनलोड करके अपनी पेमेंट सबमिट करानी है। आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, उसको आपकी कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है। आप यूट्यूब वीडियो अगर आपने बनाई है तो वो यूट्यूब वीडियो पे वो 30 सेकेंड्स आपको क्रॉस करे, जिसकी वजह से आपको पेमेंट मिले। आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो अब वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे और उसमें अपना एड चेकआउट करके पेमेंट, चाहे वो पेमेंट मेथड अलग चीज़ है, लेकिन वो चेकआउट कर ले। तो इसमें भी दो तरह की कन्वर्जन्स हैं कि या तो कोई ऐसा सपोर्टिव एक्शन होगा जिसकी वजह से उसको अपना डिजायर्ड एक्शन लेने में आसानी हो। वो सपोर्टिव एक्शन क्या हो सकता है जी? माइक्रो कन्वर्जन क्या होगी कि वो पूरा उसने आर्टिकल या उसने वेबसाइट को स्क्रॉल किया और नीचे आपने उसको दे दिया कि इफ यू ऑर्डर विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू गिव यू अ 10% डिस्काउंट। तो अब वो क्या होगा, अब उसको और ज्यादा अपील करेगी ये चीज कि यार अच्छा, अगर मैं 2 मिनट में ऑर्डर कर देता हूँ तो मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो हो सकता है वो कर दे, तो आपने उसके माइंड में एक इंटेंशन ऐड करवा दी इस बॉटम ऑफ द फनल में। या मैक्रो कन्वर्जन आपकी क्या होगी कि जो उसने परचेस कर ही लिया विदाउट एनी माइक्रो कन्वर्जन, तो यहाँ पे आपका एक्शन परफॉर्म हो गया, दैट मीन्स कि आपको आपकी सेल मिल गई, आपको आपकी कन्वर्जन मिल गई। तो ये स्टेप्स होते हैं बेसिकली एक मार्केटिंग फनल के अंदर। कॉमन कन्वर्जन गोल्स क्या क्या हो सकते हैं जी आपके? आप ई कॉमर्स में अगर डील कर रहे हैं तो आपको सेल करने हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को। आप लीड जनरेशन पे अगर जा रहे हैं, लीड जनरेशन में आपको क्या करना है जी? आपको यूजर का डेटा गैदर करना है। लीड जनरेशन कैंपेन्स किस तरह की होती हैं? फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन कैंपेन हम यूज करते हैं, मी बीइंग अ डिजिटल मार्केटियर, मैं अपनी एजेंसी का एड जब रन करता हूँ तो मैं इंटरेस्टेड लोगों का डेटा गैदर करता हूँ कि अगर आपका बिजनेस है तो आप मुझे कांटेक्ट करें ये फॉर्म फिल करके। तो वो जो फॉर्म फिल करते हैं वो लीड जनरेशन कैंपेन कहलाती है, जिसकी वजह से मुझे उनके नेम एंड नंबर एंड ईमेल एड्रेस वगैरह मिल जाते हैं, जिससे मैं बाद में उनको अप्रोच कर सकता हूँ। कंटेंट पब्लिशर हैं अगर आप, तो आप चाहेंगे कि जी मेरे कंटेंट की इंगेजमेंट और फ्रीक्वेंट विजिटेशन होती रहे, कि अगर आप ब्लॉगर हैं या ब्लॉगर हैं तो आप जहाँ पे भी अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे लोग आएँ, उसको देखें, पढ़ें, सुने और उससे इंगेज करें। अगर आप कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि जी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके कस्टमर्स की या टारगेट ऑडियंस की हेल्प करें। अगर आप ब्रांडिंग की फील्ड में हैं तो आप चाहेंगे कि जी मैं अवेयरनेस भी क्रिएट करूं, उस ब्रांड की एंगेजमेंट भी क्रिएट करूं और एक लॉयल्टी भी क्रिएट करूं। ठीक है। अच्छा, बोफू के गोल्स एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या क्या है जी? गोल होता है कि जी लीड आ जाए हमारे पास या कस्टमर नर्चर हो जाए हमारा, हमारी टारगेटिंग लिस्ट बढ़ जाए मजीद, क्योंकि अब वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा कि उसने कितने रुपए की परचेज की, उसने कितने टाइम में परचेज की। बहुत सारे मटीरियल इससे सेगमेंट्स होते हैं जो हमारे पास स्टोर हो रहे होते हैं, जो हमारे आगे रीटारगेटिंग में बड़े काम आते हैं। मैक्सिमाइज इमीडिएट कस्टमर वैल्यू, आप उसी वक्त, जैसे मैंने बताया कि आप अगर उसको 10% के बजाय ऑफर दे दें कि अगर आप अभी 2 प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अब वो उसने क्या किया, आपने कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज कर दी कि जहां वो पहले एक प्रोडक्ट परचेज करता है वो उसको देख के 2 प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है। इंक्रीज रिटेंशन, आप कस्टमर को ज़्यादा टाइम तक रोक के रखें, जितना ज़्यादा वो रुकेगा उतनी ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंशन बढ़ती रहेगी आप
आपका प्रोडक्ट परचेज करने के ऊपर। इंक्रीज बायर फ्रीक्वेंसी, अगेन जितने ज़्यादा लोग आपके उस लास्ट फनल के लास्ट स्टेप तक आएंगे उतना ज़्यादा बायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आप मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं जी बोफू में, कि जी डेमो हो सकता है, फ्री ट्रायल आप दे सकते हैं किसी सर्विस का, जैसे अभी हमने उस आर्टिकल में पढ़ा कि वो एक फ्री ओरिएंटेशन सेशन दे रहे थे। तो अगर हम उसको फिल कर लेते तो हम बॉटम ऑफ द फनल चले जाते हैं, हम सिर्फ मिडिल ऑफ द फनल से वापस आ गए कि मैंने क्लिक किया पहले गूगल से अवेयरनेस ली, फिर मैंने आके जो है ना इसके साथ इंगेज हुआ मिडिल ऑफ द फनल में, और अब मैं अगर वो सब्सक्राइब करता तो मैं बॉटम ऑफ द फनल आ जाता, लेकिन मैं वापस आ गया। अच्छा जी, कस्टमर स्टोरी, कस्टमर स्टोरी जो है वो आपको मिल सकती है वहां से। ठीक है, आप उसको कोई स्टोरी अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आप उसकी एक स्टोरी बना के आप पब्लिश कर सकते हैं। कंपैरिजन स्पेक शीट आप उसको दे सकते हैं। मतलब इवेंचुअली जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं ना बेसिकली, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसकी अपसेलिंग के प्रोडक्ट्स बॉटम ऑफ द फनल। उसमें आप चाहें उसको किसी वेबिनार पे भेजना चाह रहे हैं, किसी इवेंट पे भेजना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप। मैट्रिक्स क्या क्या है जी इसके, नंबर ऑफ क्वालिफाइड सेल्स जो हैं, लीड्स जो हैं वो आपकी इंक्रीज होना चाहिए या मिलनी चाहिए आपको। आपको एक ये कन्वर्जन रेट ऑफर करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक पर्टिकुलर कन्वर्जन कितने रुपए में मिली है मुझे, या कितना मैंने इन्वेस्ट किया जिसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है। आप कोई ईमेल लिंक प्रोमो उनको दे सकते हैं जिसकी वजह से वो अगर उस पर सब्सक्राइब कर लेता है तो आपको एक कस्टमर जो है वो रिटेंशन मिल गई आपको। आपकी रीटारगेटिंग लिस्ट ग्रो होती है, अगेन इसमें भी आपके एवरेज कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है अगर आप इस तरह का कोई पैकेज दे रहे हैं डिस्काउंट वाला, या बाय वन गेट वन, या कोई भी इस तरह का। रिटेंशन रेट मतलब कस्टमर आपका ज़्यादा देर रुकता है वापस भी आता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और बायर रिसेंसी रेट भी बढ़ता है कि जी बायर जो है वो रीसेंट परचेज करे, बजाय इसके कि वो बाद में, जैसे मैंने मिसाल दी कि जी 2 मिनट में अगर आप परचेज करेंगे तो आपको कोई बोनस मिलेगा, तो वो रिसेंटली ही आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो परचेज करेगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारा आज की क्लास। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। अच्छा, असाइनमेंट की जहाँ तक बात है, असाइनमेंट के लिए आप लोग परेशान ना हो, ना ये कोई इस तरह का असाइनमेंट है जहाँ पे आपको बड़ा पुश किया जाएगा कि इस डेट में सबमिट कराना है। यू ऑल आर, फर्स्टली मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप सब बहुत मेच्योर हैं, आप सब बहुत सीरियस हैं अपनी लाइफ और अपने करियर के साथ। इसी वजह से आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए भी आप एफर्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आने की, डिफरेंट चीज़ें सीखने की, और अपनी सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट वेज में बढ़ाने की, अपनी नॉलेज डिफरेंट वेज में बढ़ाने की। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, स्कूल कॉलेज तक ही अच्छी लगती हैं कि आप जो है ना डंडे के जोर पे काम कर रहे हैं, उसके बाद तो वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू बी, आई वुड रादर से, रिस्पॉन्सिबल अबाउट दीज थिंग्स। सेकेंडली, जो सबमिशन करनी है आपने, सबमिशन डेट्स वगैरह हैं, वो सब अभी मैं कोशिश ये करूँगा कि जो मैंने अभी कल जो बच्चों को सॉर्ट किया था उनसे मैं कोशिश करूँगा कि जब वो शीट्स वगैरह अपडेट हो जाएंगी हमारी, तो वहीं पे ही आप सब, मैंने बताया था कल कि आप सब एक गूगल ड्राइव पे अपना फ़ोल्डर बनाएँगे और उस पे ही अपना असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 के फ़ोल्डर्स मज़ीद ऐड करेंगे और वहीं पे अपने असाइनमेंट सबमिट कराएँगे। और ये जो मेरी टीम होगी, ये उन असाइनमेंट्स को ओपन करके देखेगी कि क्या आपने सबमिट कर दिया है, और वो जस्ट आपके लिए नहीं, अपने लिए या मेरे लिए एक डेट रिकॉर्ड कर देंगे आगे कि जी ये असाइनमेंट इस डेट को सबमिट हुआ है, ताकि मुझे एनालाइज़ हो जाए कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सेशन में, जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखे हुए हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जो है ना, आई वुड रादर से कि एंगेज हैं अदर एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से शायद उनको टाइम नहीं मिल रहा, और कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि असाइनमेंट्स के फेवर में नहीं है व्हाटसएवर। ठीक है, चलें जी, अब हम रेज़ हैंड कर लें जिसको सवाल पूछना है, ताकि हम फिर उनके आंसर्स देते रहें। जी ज़ोरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि ये ट्रैफिक जितनी देर आप अपने कस्टमर को अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जहाँ पे आपने कंटेंट लिखा है वहाँ पे हुँ, हुँ। रखेंगे तो ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा
तो उतनी ज़्यादा आपकी रेटिंग बढ़ेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा है? जी। आपके एनालिटिक्स के थ्रू। सर हमें कोई टूल्स वगैरह परचेज़ करने पड़ेंगे परचेज़ नहीं इसके करना लिए? पड़ेगा, गूगल का एक फ्री टूल होता है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है? वो आपको आगे चल के हम बताएँगे जब आपके ब्लॉग्स वगैरह हम एस्टेब्लिश करेंगे। उसमें सिंपल होता है कि वो एक पिक्सेल कोड होता है, जो आप अपनी वेबसाइट पे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है कि गूगल वो सारा डेटा स्टोर करता है अपने पास और फिर वो आपको एनालिटिक्स की फॉर्म में, आप सिंपल गूगल एनालिटिक्स सर्च करें, आप इमेजेस भी देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो एनालिटिक्स वर्क करते हैं और वो ही बताते हैं कि आपकी वेबसाइट पे 1 दिन में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगी, कितने लोग आए और उन्होंने कितना-कितना टाइम स्पेंड किया और उसके बाद उन्होंने किस-किस पेज पे गए, किस-किस पेज से वापस आ गए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ताकि आपको पता चल जाए कहाँ यूज़र एंगेज हो रहा है, कहाँ से बैकआउट कर रहे हैं, ताकि आप उसको फिक्स कर सकें। सर तो हमें ये भी पता चल जाता है कि वो कस्टमर कौन था? आपको ये नहीं पता चलेगा, आपको ये उस वक़्त पता चलेगा, बल्कि ये चीज़ आपको डायरेक्ट नहीं पता चलती, लेकिन अगर उसने आपके किसी ईमेल न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब कर लिया, तो आपको उसकी ईमेल मिल जाती है कि जी ये कस्टमर है जो आपका ब्लॉग पढ़ता है और उसने अपनी इन्फॉर्मेशन भी सबमिट की है ताकि आप आइंदा आने वाले आर्टिकल्स उसको ईमेल भी कर दें ताकि वो अगर भूल जाए तो उसको याद आ जाए ईमेल देख के कि जी अच्छा नया आर्टिकल आज। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। जी नुमेरा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मुझे ये सलाम। पूछना था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूट्यूब पे चैनल बनाना चाह रहे हैं रिलेटेड हेल्थ मतलब जो है, हम्म, लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान की भी है और पाकिस्तान से बाहर वाली भी है। हम्म। तो आपके ख़्याल में क्या चीज़ बेहतर रहती है कि हम 2 अलग-अलग चैनल्स बनाएँ कि एक चैनल पे उर्दू में रिकॉर्डिंग करें और एक चैनल पे इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करें? या एक ही चैनल पे 2 अलग-अलग वीडियोज़ बना के डाल दें कि एक इंग्लिश में और एक उर्दू में हो? देखिए अगर आप लैंग्वेज चेंज कर रही हैं ना तो आई वुड रेदर से कि आप उसके दो अलग चैनल्स बना लें। सॉरी। तो उससे देखें फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी जो असल में ना यहाँ पे थोड़ा एक क्लास माइंडसेट आ जाता है कि अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं और आपका चैनल रिलेटिवली नया है अभी, तो आपका जो इंटरनेशनल विज़िटर है वो आएगा और अगर आप देखेंगे ना कि आपका ओरिजिन पाकिस्तान से है या आपका ओरिजिन उर्दू लैंग्वेज से कनेक्ट होता है, तो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड एक वो आप कह लें रेसिज़्म आ जाता है, क्लासिज़्म आ जाता है, बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो आप कोशिश करें जितनी ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी सिक्योर रहे ना उतना बेहतर है। हाँ, वन्स यू हैव बिकम एस्टेब्लिश्ड एज़ अ ब्रांड तो फिर आप उसके डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अभी हमने पहली या दूसरी क्लास में मैशेबल वेबसाइट थी, उसकी एक एग्ज़ाम्पल देखी थी, उसका एक ब्लॉग पढ़ रहे थे हम लोग। तो मैशेबल स्टार्ट हुआ है अमेरिका से और आजकल उसने अभी रिसेंटली आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले मैशेबल इंडिया ओपन किया। तो बज़फ़ीड की आप मिसाल ले लें, बज़फ़ीड स्टार्ट हुआ यूएस से और अब बज़फ़ीड इंडिया भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने करनी है कि पहले अपनी वर्थ क्रिएट करनी है इंटरनेशनल मार्केट में, इफ यू आर अ यूट्यूबर और उसके बाद फिर आप लोकल अप्रोच ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आप ओन मत करिएगा कि यू आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर क्योंकि वो बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। देखिए ऑनेस्टली बहुत सारी फ़ोर्सेज़ हैं, जो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को बैक फुट पे रखना चाहती है इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में। सो इट्स बेटर टू वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड बी एस्टेब्लिश्ड एंड देन उसके बाद आप उसको लोकल अप्रोच लेके चल सकते हैं उसको। सही, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। जी, ज़हाबिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना कि वो असाइनमेंट का आपने कहाँ बताया है सबमिट करने का? आप एक गूगल ड्राइव में फ़ोल्डर बनाएँगी और उस गूगल ड्राइव का लिंक जो है ना वो आप शेयर करेंगी। मैं आपको बताऊँगा कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो हमने कल सॉर्ट किए थे, आमना, ज़ाहिद, रूश, नम्रा, उस्मान, सना, तबस्सुम एंड राबिया। तो आप वो लिंक जो है ना उनमें से किसी भी एक को दे देंगे और वो लोग उस डिटेल को शीट में अपडेट कर देंगे। तो मैं फिर उसको अपने तो फ्री बहुत टाइम में ओपन करके उस लिंक को देखूँगा कि जी, इसने क्या असाइनमेंट सबमिट किया। लिंक व्हाट्सएप पे सेंड करना है उनको? आप उनको वो व्हाट लिंक फ़ेसबुक पे भी सेंड कर सकते हैं ग्रुप में या आप उनसे मैं उनका व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लूँगा तो आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पहले मैं उनसे और डिस्कस मैं कर लूँ कि वो गूगल किसमें ड्राइव कंफर्टेबल होंगे। बनाऊँगी ना? अपनी गूगल ड्राइव पे बनाऊँगी ना फ़ोल्डर? जी, जी।
ओके सर, बस ये थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी राफिया। हेलो। हेलो। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज जो है गूगल ड्राइव का जो है वो उन्होंने भेजा था एक कस्टमर अवतार के फॉर्म्स थे फीमेल एंड मेल के, तो वो उनको भेजने फिल करके। जी, कोई भी एक फिल अच्छा करना है, अच्छा, फीमेल भी कर सकते कोई हैं, भी एक मेल कर फिल। सकते हैं। जी। सही है सर। और मैं सेकंडली ये पूछ रही थी सर कि जैसे अभी आपने जो है वो जैसे कहा था कि हम जो अपने कस्टमर्स को जो है वो ऑफर दे सकते हैं, तो जो है जैसे, लेकिन अगर हम इस अभी स्टेज पे नहीं है कि हम अपने कस्टमर को ऑफर दें और उनके साथ जो है वो इस तरह की मतलब कन्वर्सेशन करें, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है ना इस स्टेज पर। कौन सी ऑफर्स? मतलब जो आप कह रहे थे कि हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें और जो है गिफ्ट्स वगैरह जो देने। देखिए, ये चीज़ आपके बिजनेस प्लान का हिस्सा होनी चाहिए स्टार्ट से, क्योंकि ऑनलाइन कन्वर्जन के लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी रिक्वायर्ड होती हैं। आप हो सकता है आप अपनी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा लें, लेकिन कोशिश करेंगे उसको कोई ना कोई ऐसा जो है ना ऑफर ज़रूर दें। अच्छा। और जी। सर मैं सेकंडली ये पूछना चाह रही थी कि जो एक ग्रामेटिकली जो एक टूल होता है जिसमें हम अपने जो है वो मतलब कंटेंट को जो है वो गो थ्रू करवा सकें, उसमें हमें पता चल जाता है कि हमें हमारी कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और कहाँ कोई ऐसे टूल्स हों तो आप वो बता दें ताकि हम वहाँ पर जो है आसानी से काम कर सकें। वैसे कंटेंट के लिए हाँ, ग्रामरली अच्छा टूल है, और बाकी ये कि जैसे-जैसे हम उस फील्ड में आते रहेंगे तब तक वो आपको टूल सारे मिल जाएँगे। अच्छा सर, ठीक है। और मैंने सर जो फाइवर एंड अपवर्क पे बना ली वो मैंने सबमिट कर दिए थे कमेंट्स के अंदर, और जो है बस 2 रह गई हैं, ट्विटर एंड जो है एक और वेबसाइट है शायद, ये आप मुझे लिंक्डइन, वो भी। ठीक है रखते हैं। जी तलहा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एक सर। मिनट, वालेकुम सलाम सर, तलहा 1 मिनट दीजिएगा। मैं एक जी बस सर। अनाउंसमेंट कर लूँ कि अच्छा, ये जो अभी जी, हमारा जी। सेशन चल रहा है ना, इसमें अभी हमारे पास एक और को-ट्रेनर भी आएँगी, मिस नौरीन उनका नाम है, ठीक है? तो प्रोबेबली हमें नेक्स्ट वीक से जॉइन करेंगी, और फर्दर जो है आगे की जो क्लासेस होंगी, उसमें से कुछ सेक्शंस हैं, कुछ कोर्सेज़ हैं जो वो कंडक्ट करेंगी। तो जस्ट मैंने कहा कि वो आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ ताकि आप मेंटली ज़रा प्रिपेयर हों कि कहीं ये ना हो अचानक से आप लोग कहें कि जी, सर कहाँ चले गए, ये मैम कौन है? मैं भी प्रॉपर्ली अभी भी शायद वो मैम हमारी क्लास में होंगी, और उन क्लासेस में भी मैं होऊँगा, तो हम कलेक्टिवली जो है ना आप लोगों को ये चीज़ देके चलेंगे। ठीक है? जी तला, सवाल पूछना है अपना? अच्छा सर, मेरा सबसे पहले तो एक सवाल ये है कि मैंने आज एक कंटेंट राइटिंग के हवाले से एक केस स्टडीज थी, हुँ, तो हुँ। वो मैंने कोशिश की थी कि फेसबुक में अपलोड कर लूँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे मेरे पास वो लिंक जो है ना अपलोड नहीं हो सका था, और मैंने वो आपको बहरहाल अपलोड नहीं होता, व्हाट्सएप पे कर दिया था सेंड। तो मेरा सवाल ये है कि कोई लिंक्स होते हैं तो क्या जो फेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है वहाँ पे वो लिंक को पेस्ट करके हम इस तरह अपलोड नहीं कर सकते? वो अपलोड नहीं हो रहा था। मेरे ख़्याल में कोई लिंक्स ऐसे होते हैं जो फ़ेसबुक फ्लैग करके रखता है। या तो उन कंपनीज़ के अच्छा। साथ फ़ेसबुक की बनती नहीं होगी, या उस कंटेंट में कोई ऐसा मटेरियल होगा जो शायद उनको जो है ना सैटिस्फाई नहीं अच्छा। करता होगा। तो या तो आप अच्छा। वो लिंक जो है उसको शॉर्ट कर दें बिटली यूज़ करके, या GWO.GL करके उसका शॉर्ट लिंक बना दें और फिर पब्लिश कर दें। अगर फिर भी नहीं होता, तो फिर कोशिश करें वो लिंक ना ही शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ जो है ना स्पैम या कोई इस तरह की चीज़ होती है। अच्छा, तो अच्छा, मसला अच्छा। करें। मैं ये भी समझा कि सर आपने शायद उसमें लिखा हुआ था ना कि एडमिन अप्रूवल है, तो मैं समझा शायद जो है वो कोई जो हम कॉपी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक केस स्टडीज थी कंटेंट राइटर के हवाले से ही थी। वो बहरहाल मैं फिर कभी दोबारा उसको देखूंगा, तो वो मैंने मैं इसको देखी थी देख लूंगा। आपकी ठीक पोस्ट जो आपने सीएनबीसी से भेजी थी ना, 27 ईयर जी, ओल्ड जी, जी। क्विट हर जी, जी जॉब विद सर। नो बैकअप प्लान। जी, हाँ, जी, जी सर। वो चीज़ मैंने देखी थी। तो और जी, जी। सीएनबीसी वैसे ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसी कोई है भी नहीं, लेकिन आई डोंट नो, होगा कुछ इशू इनका फेसबुक के साथ। अच्छा सर। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी आप जो चीज़ें फनल मार्केटिंग्स वगैरह पढ़ा रहे थे, हुँ, हुँ। तो मैं एक दो तीन सवाल मेरे ये हैं। आपने भी बात की कि ज़ाहिर आप
अपने आर्टिकल्स और चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि वो आप ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पे जाए, ठीक है। जी। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सवाल ये है कि मुझे नहीं पता कि होस्टिंग का जो डोमेन है वो कितना जीबी होना चाहिए। जो मेरी वेबसाइट है उसका तकरीबन जो होस्टिंग वेबसाइट मैंने ली हुई है वो 2 GB की ली हुई है। अब मेरा सवाल ये है कि जो मैं अगर सोशल मीडिया पर डिफरेंट मार्केटिंग करता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स की, अगर मेरा ट्रैफिक उस पर आता है तो ये 2 GB की जो मैंने ली हुई होस्टिंग ये फेयर इनफ होगी या मुझे और बढ़ानी चाहिए, और कितनी बढ़ानी चाहिए जो एक स्टैंडर्ड होती है? आपकी इस बारे में कुछ वेबसाइट बताएं। किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे? जी, वर्डप्रेस पे। अच्छा, वर्डप्रेस पे आप उसकी जब बैकएंड पे जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो आपको जी नजर आता है कि आपकी वेबसाइट की कितनी स्पेस यूटिलाइज हो चुकी है और कितनी रिमेनिंग है। सर ये मैंने कभी गौर नहीं किया, ठीक है, आप देखना पड़ेगा। उसके वर्डप्रेस की स्टोरेज आप चेक करेंगे ना, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे। इनफैक्ट सी पैनल पे भी आपको नजर आती है, जब आप सी पैनल देखेंगे ना अपनी वेबसाइट का, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको अपनी वेबसाइट की स्टोरेज शो करता है वो। दोनों को आप ठीक देखें, है। अगर तो आपकी वेबसाइट बड़ी हैवी सी बनी हुई है, आपने बहुत ज़्यादा इमेजेस डाली हुई हैं, वीडियोस डाली हुई हैं, वीडियोस तो आई थिंक हम्म। नहीं डालनी चाहिए, वो आप हाइपर लिंक बना देते जी। हैं यूट्यूब से। ठीक लेकिन है। जस्ट इन ठीक केस है। मैं ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपने हैवी स्टफ डाला है जी। अपनी वेबसाइट में, तो 2 GB तो जो है ना, मतलब उसमें से बहुत कम ही जगह बची होगी, 200-300 MB। कोशिश ये ठीक है। करें कि आपकी वेबसाइट की जो है ना, वेबसाइट आपकी जब डेवलप हो रही है तो उसको आप मोर और लेस कोशिश करें कि वैसे तो जो है ना बहुत कम 500 MB के अंदर अंदर ही रखें, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आपका जो यूज़र ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए ना, वो कम से कम आप उसको 1 GB तो फ्री दें अभी के लिए, कि आपकी वेबसाइट जो है ना 1 GB की होनी चाहिए, और 1 GB आप उसको फ्री दें यूज़र ट्रैफिक वगैरह के लिए। और आप देखें अच्छा। कि जैसे जैसे वो ट्रैफिक बढ़ेगा ना, तो वो जी। एनालिटिक्स से आपको पता चलता रहेगा कि जी, और इससे सी पैनल से भी कितना स्पेस अभी करंट वे में करंट स्टेज में यूज़ हो रहा है। आपको अच्छा। लगता है कि जी ये बिल्कुल जो है ना एंड को टच कर रहा है, ये 75% फुल हो गया, तो फिर आप अपनी जी। होस्टिंग स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सही है। मैं ये एक तो मेरा सवाल ये हो गया। अच्छा, सेकंड मेरा सवाल ये है कि आपने भी बात कर रहे थे कि डिफरेंट मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, ईमेल्स देते हैं कि वेबसाइट पे आप अपनी ईमेल के थ्रू भी कस्टमर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो आपको ठीक है, मैंने वेबसाइट में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरीके से अगर आपके ख्याल में क्या वो बेस्ट कन्वीनियंट वे होगा कस्टमर के लिए जिससे मैं ज़्यादा इंटरेक्ट हो सकता हूँ? बहुत सारे लोग व्हाट्सअप का भी देते हैं ऑप्शन कि हम्म, आप जो है वो इंटरेक्शन व्हाट्सअप पे कर सकते हैं। कुछ हम्म, लोग सब्सक्राइब ईमेल्स का भी देते हैं, ठीक है। हम्म, बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव आके भी बहरहाल वो एक काम कर रहे होते हैं, तो खैर वो तो एक अलग चीज़ है। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट वे रहेगा कि मेरे लिए कि जो मैं मेरे कस्टमर जो हैं ज़्यादा इजी वे में कन्वीनियंट आप रहें कस्टमर जिससे किसको कह इंटरेक्शन। रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे हैं, जो आपका आर्टिकल पढ़ रहे नहीं सर, जो मेरी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, मेरी पर्सनल केयर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हैं? हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं वो देखो सोशल मीडिया उसमें पे आपको अपलोड। मेक श्योर ये करना है कि पहली चीज़, ये कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है, कि अगर आप ठीक है। उनका ईमेल एड्रेस ले लेते हैं ना, तो आप जी। उनको एवरी 10-15 दिन के बाद एक ईमेल न्यूज़लेटर बना के उसमें बड़ी सारी ऑफर्स या चीज़ें दे सकते हैं। ठीक एक है। मीडियम वो है जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है। कस्टमर के लिए व्हाट्सएप कन्वीनियंट है जी, व्हाट्सएप पे आप उसकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दें, और जो भी हम्म। आपका नया मैसेज हो आप उसको ब्रॉडकास्ट कर दें। ठीक है, दोनों सही है। सूरतों में कोशिश ये करनी है स्पैम ना हो। आप 15 दिन में एक दफ़ा करें, लेकिन ये ना हो कि आप हर हफ्ते में या हर 2-4 दिन बाद उसको पोस्ट कर रहे हो। और अच्छा। जितने ज़्यादा सही प्लेटफ़ॉर्म है। से आप अपनी अवेलेबिलिटी रख सकते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर है। आप एसएमएस मार्केटिंग करें, ईमेल मार्केटिंग करें, व्हाट्सएप करें, ये सब बड़ी चीपर है कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली अगर हम एड्स की बात करते हैं या एसईओ की सही बात है। करते हैं तो सही है। आपके लिए तो ये आइडियल सिनेरियो है कि अगर कस्टमर विलिंग है आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देने के लिए, ईमेल देने के लिए, तो आप उसको हर हम्म। जगह पे टैप करें। दिस शुड बी अच्छा। लाइक मतलब ये तो ऐसा होना चाहिए कि आप दौड़ें इसके लिए कि जी ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए हर हाल में। सही है। सही है। मगर सर मोस्टली मैंने जब मल्टीनेशनल्स का काम किया, मैंने ही देखा है कि जो हमारे मार्केट के लोग होते थे वो जो हम्म, कंपनीज टू कंपनीज काम कर रहे होते थे, मैं रहा था डिफरेंट बड़ी मल्टीनेशनल्स में, वो दिखता था वो थ्रू ईमेल कन्वर्सेशन कर रहे होते थे। अच्छा, देखिए अब मैं आऊँ कॉर्पोरेट जब मैं। देखें, B2B है ना, B2B जी में जी। आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे वो प्रोफेशनल नहीं लगता, इसलिए वो अपनी ठीक है। इनिशियल कम्युनिकेशन ईमेल से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। आप किसी से बात भी करेंगे ना व्हाट्सएप पे, ईमेल सॉरी कॉल पे, तो वो आपको यही बोलेगा जी। हाँ जी आप अपना प्रपोजल ईमेल कर दें मुझे। ठीक तो है। इसलिए वो ईमेल पे प्रेफर करते हैं सबसे पहले कांटेक्ट करना। अच्छा, तो मतलब मेरे अगर जो कस्टमर्स हैं वो मैं B2C पे कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो तो मेरा ख्याल है, मैं देख रहा हूँ फिर व्हाट्सअप का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे एग्जैक्टली लिए तो एक जनरल पब्लिक्स हैं तो वो तो वेरी करेगा, इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट
कि मैं उसको किस तरह के मेरे जो एंड यूजर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। मैं एग्जैक्टली, एम आई राइट सर? एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक है सर, एक और सवाल ये मेरा, क्या कहते हैं, आपने अभी कॉमन कन्वर्जेशन गोल्स पढ़ाया था, तो उसमें कुछ चीजें पढ़ाई थी, उसमें आपने कहा था कि टाइप्स हैं प्रॉपर्टी जिसमें ई कॉमर्स भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, ब्रांडिंग है, ठीक है, लीड जनरेशन है। तो मेरा ये सवाल है आपको, मतलब एज अ मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ मार्केटिंग पर्सन, इनमें से जो क्या वो बेस्ट वे है जिससे मैं अपनी सेल को इंक्रीज कर सकता हूँ? ई कॉमर्स है, ब्रांडिंग्स है, या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है जिससे मेरी सेल्स इंप्रूव हो? क्या वो देखिए, मैं फर्स्ट आप प्रायोरिटी पे आप रखूं? बात कर रहे हैं यू योरसेल्फ बीइंग द ओनर ऑफ अ बिजनेस, जी। ठीक है? तो उसके लिए तो आपको सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको अपना ब्रांड बनाना है, ब्रांड इमेज बिल्ड करना है, उसकी डिज़ाइन ठीक है। फिक्स करनी है, उसका कंटेंट फिक्स करना है, उसकी कॉपी राइटिंग ठीक फिक्स है। करनी है, उसकी ठीक है। आपने जो है ना सोशल मीडिया पे हर जगह प्रेजेंस बनानी है। फिर उसके बाद ठीक आपने है। उसकी कस्टमर सर्विस फिक्स करनी है कि अगर कोई कहीं पे भी मैसेज कर रहा है, आपने अपनी ठीक रिसर्च है। स्किल्स अच्छी करनी है कि अगर कोई आपके ब्रांड से रिलेटेड हैशटैग लगा रहा है या आपको ट्विटर पे मेंशन कर रहा है, तो आप उसको एंटरटेन करें, मतलब आप उसको डील करें। तो ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ ठीक व्यू है। में आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दूसरी, ठीक क्योंकि है। आपका ई कॉमर्स ब्रांड है, आप जो है जी। ना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स ही आपके लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म बेस्ट है कि आप ई कॉमर्स पे ठीक अपनी है। वेबसाइट बनाएंगे। उस पर ठीक है। ट्रैफिक लाने के लिए आपको ऑब्वियसली एड्स ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ठीक है। ऑर्गेनिकली जाएंगे तो जो हमने कल बात की थी कि फेसबुक और जी। गूगल और ये सब कमाने के लिए तो बैठे हुए हैं। अगर आप जितने ठीक है। ऑर्गेनिक मीन से जाएंगे उनको उतना बुरा लगेगा। तो कोशिश ठीक करें है। कि उनको अपने साथ लेके चलें और उनको थोड़ा पैसे दें ताकि वो आपको कन्वर्जेंस ला के दें। ठीक है। अच्छा, एक और बात, कल आपने मुझसे कल बात की थी कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए आप कोशिश कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स के लिए कि स्पॉन्सर ऐड जो है वो चलाएं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू फ्री पोस्टिंग के ऊपर करें। ठीक है, मेरा एक सवाल ये है कि मैं, ठीक है, स्पॉन्सर एड्स फेसबुक पे चलाता हूँ और एक कंपेयर करता हूँ मैं, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, दराज हो गया, जो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करते हैं, तो हम्म। मैं अगर मतलब आपके ख्याल में है कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट वे है जहाँ मेरी प्रोडक्ट के सेल्स पे ज़्यादा चांसेस है? दराज को मैं पहले फोकस करूँ या उधर टाइम लगाऊं, या फिर मैं स्पॉन्सर जो फेसबुक के होते हैं एड्स उन पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करो? विच वन इज बेस्ट ऑप्शन? देखिए, आप तो दराज पे रख के भी फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड एड चला सकते हैं, दो अलग चीज़ें हैं। ठीक दराज है। इज अ सेलिंग प्लेटफॉर्म और फेसबुक ठीक एड्स है। इज अ मार्केटिंग टूल, ठीक है। ठीक है, जो आपके लिए लीड्स या सेल्स जनरेट करके देता है। ठीक है। इन दोनों में से फ़र्क ये है कि आप जितनी भी मेहनत करेंगे दराज स्टोर को बनाने के लिए, तो जितना भी जी। ट्रैफिक है वो सारा जाएगा दराज के ऊपर। ठीक आपको है। कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये ट्रैफिक कितना है, कौन लोग हैं, क्या उनकी इंफॉर्मेशन है, ये सब दराज के हम्म। पास जाएगी। तो आप टेक्निकली अपने पैसे लगा के डेटा, जो हम्म। आजकल का सबसे मेजर एसेट है, वो आप दराज को जी। गिफ्ट जी। कर रहे हैं और उसके बदले सही में है। आप सिर्फ सेल्स ले रहे हैं। जबकि सही आज है। के टाइम में सेल से भी बड़ा एसेट है आपका डेटा। तो जब सही है, आपकी बिल्कुल अपनी सही। वेबसाइट होगी ना, तो उस पे क्या होगा, जब हम्म। यूजर आएगा तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि इस यूजर का फर्स्ट सही नेम है। क्या है, लास्ट नेम क्या है, फोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, इसका सही है। इसने कितने की परचेज की है, इसका बाइंग पावर क्या है, इसकी सिटी कौन सी है, इसकी कंट्री कौन सी है। ये सारी सही है। इंफॉर्मेशन की जब आप लिस्ट बनाते हैं और जब आप अपने फेसबुक एड्स आगे बनाते हैं ना रीटारगेटिंग करने के लिए, तो जी। वो जी। आपको स्पेसिफिक भी मिलते हैं और आपको उसकी जो है ना कॉस्ट भी कम मिलती है। तो सही है। इवेंचुअली तो अगर आप अपना प्राइवेट लेबल ही लॉन्च करें तो मेरी नज़र में वही बेहतर है। ठीक है। ठीक। ठीक है सर, आज के लिए आपसे मेरे क्वेश्चंस क्लियर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी अदील। अदील अहमद। हेलो। हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। जी सर, मुझे एक क्वेश्चन, फेसबुक के इंस्टेंट रिलेटेड, इंस्टेंट आर्टिकल्स की बात की थी आज आपने लेक्चर्स में। जी तो फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल कहाँ से पोस्ट होते हैं? मतलब हम एज अ पोस्ट वो करते हैं तो वो उसे इंस्टेंट आर्टिकल बनाता है, या इंस्टेंट आर्टिकल का कोई अलग ऑप्शन दिया हुआ है फेसबुक में? आप गूगल पे लिखें फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स। सही। ठीक ठीक है। है, आपको फेसबुक का एंड टूल मिलेगा, आपने सिर्फ वहाँ साइन अप करना है और आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स। ठीक है, ये होता बेसिकली क्रिएटर स्टूडियो से ही है। ठीक है, और वो हमें फेसबुक पे, अच्छा, और वो हमें फेसबुक पे हमें किस फॉर्म में शो होते हैं? तो फेसबुक में आपको एज अ आर्टिकल लिंक या एज अ पोस्ट?
वो आपको एज अ आर्टिकल ही शो होते हैं फेसबुक पे। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन ये था कि कल आपने बात की थी कि फेसबुक पे अगर लिंक पोस्ट करेंगे आप किसी आउटसोर्स लिंक पोस्ट करेंगे फेसबुक के अलावा तो फेसबुक रीच डाउन करता है, तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है कि आप लिंक पोस्ट कमेंट सेक्शन में कर दें नीचे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट फकरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर हम पोइट्री लिख रहे हैं तो ये भी हमारा कंटेंट राइटिंग में आएगा? क्या लिख रहे हैं? पोइट्री। बिल्कुल। और सर हमारी हमारी फील्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं मेडिकल से, पबमेड है, गूगल स्कॉलर है, तो अगर वहाँ पे हम आर्टिकल अपना जो है वो डालें तो उसके लिए हमें मतलब वहाँ की परमिशन वगैरह चाहिए होती है, या वहाँ पे हम मतलब डाल सकते हैं कोई उनका प्रोसेस या पॉलिसी वगैरह कुछ होगा? किसकी बात कर रही हैं? लाइक गूगल स्कॉलर की? पबमेड है और एक है गूगल स्कॉलर। जी। अच्छा, इसके बारे में मैंने इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि गूगल स्कॉलर इज अ फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च इंजन that indexes the full text or metadata of scholarly literature across an array of publishing formats and discipline। तो ये खुद जो है ना वो नहीं करता ये, मतलब इट्स नॉट अ पोर्टल। ये तो सिर्फ सर्च करके आपको आर्टिकल निकाल के दे देता है, तो आर्टिकल पब्लिश तो आपको अपने ही ब्लॉग पे करना होगा। सही, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम जी। मोहम्मद कैफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मैं आउटडोर मीडिया का काम करता हूँ, हम्म, तो हम क्या आउटडोर मीडिया को डिजिटल मीडिया से हम मतलब वो कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सर मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती है ना सर, वो मतलब डिजिटल मीडिया से मतलब हम बिलबोर्ड्स लगाए हुए हैं हमने, तो हम मोस्ट ऑफ द कंपनी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज वो फेसबुक वगैरह इन जगहों से कभी भी बिलबोर्ड सिलेक्ट नहीं करेंगे। इन जगहों से कभी भी बिलबोर्ड सिलेक्ट नहीं करेंगे मतलब उनके अपनी एक एरिया टारगेटेड होते हैं, मतलब हमें इस एरिया को टारगेट करना है तो हम यहाँ लगाएंगे, हाँ। तो वो उससे हमसे अप्रोच नहीं करेंगे, मतलब उनके जो अपने वेंडर्स होते हैं ना वो उनको इस चीज का बता हाँ देते हैं तो कि भाई हमें आपने इस आपने देखें आपकी टारगेट मार्केट क्या है। इफ़ यू आर एन एजेंसी जो कि आउटडोर मीडिया का काम करते हैं, इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल, ठीक है, या इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ वेंडर, तो आपने तो टारगेट करना है उस मार्केटिंग मैनेजर को या उस मार्केटिंग डायरेक्टर को या इवन उस मार्केटिंग असिस्टेंट को जो किसी भी कंपनी में है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स पे, डिफरेंट पेजेस पे आपने सिर्फ अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, और आप अपनी प्रोफाइल को ही इतना एक्टिव कर लें कि बेसिकली अब जैसे मेरी फ्रेंड लिस्ट में 2-3 लोग हैं, वो यही जो है ना आउटडोर मीडिया का काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सिंपल जो भी काम उन्होंने रिसेंट किया होता है वो उसकी तस्वीरें खींच के फेसबुक पे लगा देते हैं कि जी ये सना सफीनाज का बोर्ड लगा दिया हमने, ये जी सनसिल्क का यहाँ पे लगा दिया है, ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वो मुझे पता है कि हाँ मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक शख्स है जो ये आउटडोर मीडिया का काम करता है। तो जब भी मुझे कभी ऐसा कोई काम आएगा ना, व्हाट आई एम गोना डू इज मैं उसको अप्रोच कर लूंगा, अगर मेरे पास कोई वेंडर अपने नहीं है तो। और अगर वेंडर है तो मैं उससे कॉस्टिंग लूंगा, मैं चांस के लिए इससे भी कॉस्टिंग ले लूंगा, जो मुझे अच्छी रेट देगा मैं उससे काम करवा लूंगा। जो हमने बात की थी कल भी कि आपने अपनी प्रेजेंस शो करनी है हर प्लेटफॉर्म पे, तो आपने अवेलेबल रहना है और आपने अपने काम से अपनी पहचान बनानी है। तो काम दिखाने में कभी भी मत शर्माएं। फजूल की मीम्स और फजूल की वीडियोस हम अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर रहे होते हैं, अपना जो काम है वो कभी भी नहीं दिखाते। तो जितना ज्यादा आप अपने काम को ओन करेंगे उतना लोग आपको सीरियस लेंगे। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर पहली बात तो ये कल मैं प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं ले सका, हम्म मेरा मोबाइल वगैरह की इशू था। मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था सर आपकी हम्म कल, तो उसमें आपने कस्टमर अवाटर का बताया था,
तो मैं वो लिंक ओपन कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से वो पीडीएफ फाइल कैसे जो है वो निकाल फेसबुक के पे मैंने ग्रुप पे शेयर किया है उसका लिंक, आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने आज शेयर किया था? जी। अच्छा सर, दूसरा ये कि मैं अब तक तो भी अभी आजकल मैं एक्टिव हूँ और मैं अपना अकाउंट बना के उस पर फिलहाल तो अभी डेटा एंट्री की स्किल्स का मैंने ऐड किया हुआ है। मैं कोई क्लाइंट करता हूँ, प्रपोजल भी अच्छा लिख दिया मैंने, वीडियो देखी मैंने, यूट्यूब से भी देखी है मैंने, एक्सट्रीम कॉमर्स की वीडियोस देखी है मैंने, प्रपोजल अच्छा लिख दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई क्लाइंट आने को तैयार नहीं है। आते हैं इंटरव्यू, तो कैसे हम उस पर वर्क कर सकते हैं? देखिए ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि इससे जनरली पता नहीं चलेगा कि आपने क्या प्रोफाइल बनाई है, आप किस तरह पिच कर रहे हैं, कस्टमर आने के बाद आप उससे क्या इंटरव्यू में क्या बातें कर रहे हैं। तो ये चीज़ वही आपने एनालाइज करनी है कि अगर कस्टमर आपकी इंटरव्यू से बैक ऑफ कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि इंटरव्यू में कोई इशू आ रहा है। आपके प्रपोजल्स की वजह से आपको लीड्स तो मिल रही हैं, आपको इंटरव्यू की कॉल्स भी आ रही हैं। तो यू नीड टू फिगर आउट कि आप क्या ऐसी सवाल उन्होंने पूछे और आपने क्या जवाब दिए उन सवालों के। तो ये तो सेल्फ एनालाइजेशन पे ही होगा। सर 3 से 4 दफ़ा मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट हुए हैं, उससे पहले जितने भेजे मैंने वो कोई एक्सेप्ट नहीं होता, बाकी जो 3-4 हुए बहुत होते हैं यार, हमारे 30-30 40-40 नहीं होते, क्या टेंशन है, तो मेरे बस करते रहो हो गया। करते रहो, कोई मसला नहीं यार। इसके अलावा freelance.com और दूसरा आपका फाइवर, इन पर भी हम बना सकते हैं अपना अकाउंट, सही है? जी बना सकते हैं बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल पूछना था आज के टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। चले वो आप फेसबुक पे कमेंट कर दिएगा, मैं पूछूंगा तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, मोहम्मद काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा चूंकि बैकग्राउंड थोड़ा कलनरी आर्ट्स के हवाले से भी है, करंटली तो मैं जॉब कर रहा हूँ और कलनरी आर्ट्स का मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले कोर्स किया था, लेकिन उसके बाद मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया इन प्रोफेशनल, अपनी ज़ाहिर मसरूफियत की वजह से। मेरा जो चूंकि ये कोर्स करने का आपका इसका पर्पस ही ये है कि मैं अपना यूट्यूब का चैनल और सबसे पहले इनिशियली लॉन्च करूं। तो मैंने यूजुअली जो यूट्यूब के चैनल्स देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि ग्राफिक्स जो होती हैं और कैमरा कोई इतना वो नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं, ये दोनों एक फैक्टर हैं किसी भी चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए? देखिए मेरी नज़र में चैनल बनाने के लिए या ब्रांड बनाने के लिए दो चीज़ों में फ़र्क है। नहीं, चैनल देखें ना, जब हम अगर अपना चैनल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको हम अब एक ब्रांड बनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हमने तो उसको इसके लिए तो दोनों लॉन्च चीज़ें कर दिया। ज़रूरी हैं, इसके लिए तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपका कैमरा, आपकी जो ग्राफिक्स हैं आप उसमें जो शो कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें आप जितनी जी जी बेहतर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, देखिए विद टाइम ये चीज़ें बेहतर होती हैं। आप अभी से ही कोशिश करें कि जी नहीं मैं अपने पैसे जो है ना वो एक बड़ा सा महंगा सा कैमरा ले लूँ और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करके काम शुरू कर दूँ, आप फंस जाएंगे। आप स्टार्ट करें स्मॉल, आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो, आपको यूट्यूब से पैसे आना शुरू हो जाए, फिर आप इन्वेस्ट करें बड़ी चीज़ों में, महंगी चीज़ों में। जैसे मैंने अभी मिसाल दी सारे दोस्तों की, कराची वाइंस, बेकार फिल्म, दी इडियट्स, इनकी आप पुरानी फिल्में उठा के देखें 10 साल पहले की, तो आई थिंक वीजीए कैमरे पे भी बनाई है इन्होंने वीडियोस, लेकिन अच्छा। और कंटेंट आप अच्छा था तो लोगों ने एंगेज किया, और अब वो पूरी पूरी प्रोडक्शन टीम साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो आपका जो कोर्स है इसको मैं अगर प्रॉपरली फॉलो करूं तो मैं अपना चैनल इसके बाद बना सकता हूं? देखिए यूट्यूब का अभी सेक्शन है हमारे पास जो आएगा, और उसमें जी। आप चैनल भी बना सकते हैं। चैनल बनाना अलग साइंस है, चैनल को चलाना एक अलग साइंस है। तो हो सकता है कि हम शायद अपने कोर्स में आपकी कलिनरी आर्ट्स की एग्जांपल ना लें, लेकिन वो हम क्लास के बाद, या आप मुझसे जो है ना फ्री टाइम में आप मुझसे पूछना तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या चीज़ें हैं जो आप मैंडेटरी अपने यूज़ करनी है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी अनिला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जो अपना ब्लॉग है, आर्टिकल है, वो पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें वेबसाइट खुद की बनवानी पड़ेगी या एक्सिस्टिंग कोई वेबसाइट है जिससे हम अर्न कर सकते हैं, जैसे अपना आर्टिकल डाल के?
देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे पहले एक जो है ना डील बनानी पड़ेगी, आपको उनके एफिलिएशन में आना पड़ेगा कि मैं आपके लिए लिखना चाह रही हूँ। अगर तो कोई आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना एक पोर्टल बना के वहाँ पे पब्लिशिंग स्टार्ट करें, और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा कि इफ दिस इज द राइट करियर चॉइस फॉर यू। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। रमीज जी सर, मेरा सवाल ये था कि अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम्म गूगल एनालिटिक्स। जी जो गूगल एनालिटिक्स के जो हमारे पास फिगर्स होते हैं, हम्म उनके जो डेमोग्राफिक्स हो गए और जो भी अदर अदर फैक्टर्स होते हैं, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के लिए, और वो हमें क्या हेल्प आउट करते हैं कि एग्जैक्ट कंटेंट, एग्जैक्ट टारगेट मार्केट को एनालाइज आइडेंटिफाई करने के लिए, और हम उसी तरीके से उसका कंटेंट रेडी करें उसी टारगेट मार्केट को देखते हुए। बहुत सारी तो चीजें क्या होती हैं यह हेल्प? उसमें। जी जी, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे पहली चीज ये होती है कि वो आपको स्टे टाइम बताता है कि कौन से पेज पे यूजर्स ने एवरेज स्टे टाइम ज्यादा स्पेंड किया। तो अब अगर वो एक आर्टिकल लिखा हुआ है आपने लेट से मोबाइल फोन्स के बारे में, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा मोबाइल फोन या टेक्नोलॉजी रिलेटेड यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। दूसरी चीज वो आपको कीवर्ड्स भी बताता है कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं ज्यादा अपील किया है जिन कीवर्ड्स ने लोगों को, आप उन कीवर्ड्स पे लिखना शुरू करें। फिर आपको ये जी भी चीज़ पता एग्जैक्टली, मैं चलती यही है कि पता। हाँ, आपको ये भी पता चलता है कि कौन से पेज से लोग बाउंस बैक हुए। तो आपको ये पता चलेगा क्या चीज़ नहीं लिखनी है। आपको ये भी पता चलेगा कि किस शहर के लोग, किस मुल्क के लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आप उन मुल्क की स्टोरीज बना के डिफाइन कर सकते हैं, उस शहर की स्टोरी बना के डिफाइन मतलब पब्लिश कर सकते हैं। बहुत हेल्प मिलती है इनसे, एनालिटिक्स से। जी मैं यही बोल रहा था कि जो हैशटैग्स हो गए और जो हमें आइडेंटिफाई करने में, इसमें जो हमें कंटेंट क्रिएट करने में, कि इन ऑर्डर टू एंगेज मोर हम्म कस्टमर टुवर्ड्स आवर कंटेंट जो हमने टारगेट किया है या टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, ये हम्म काफी हेल्प आउट कर जाते हैं। जो एनालिटिक्स गूगल से मिलते हैं, गूगल एनालिटिक्स जो हमें फिगर मिलते हैं, हम्म इससे हैशटैग की जो क्रिएशंस होती हैं, तो वेदर के इस पे और ज्यादा वर्किंग किस तरीके से, इम्प्रूवमेंट के लिए और वर्किंग किस तरीके से की जा सकती है? इज देयर एनी वे आउट कि अगर हमें किसी और चीज पे फोकस करना हो, या अगर हम उससे रिलेटेड कुछ और डाटा निकालना चाहते हो, हम्म कि जो हमें हेल्प आउट कर सके मजीद अट्रैक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को और कस्टमर्स को? यही चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास सारा डेटा आ रहा है, आपने फिर उस डेटा को ही एनालाइज करके उससे आपने अपनी रीटारगेटिंग एक लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यूजर है, और मतलब एक सेट ऑफ यूजर्स हैं जिन्होंने आपको टेक रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपके ब्लॉग्स पढ़े। अब आपने क्या करना है कि उस यूजर का डेटाबेस उठा के उसको या तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू दोबारा से रीटारगेट करना है, या आपने उसकी एक लोकलाइक ऑडियंस बना के उसके लिए एडवर्टाइज चलाने। तो उससे होगा क्या कि आपकी ऑडियंस इन्हीं दो तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक तो वो रिपीट कस्टमर दोबारा आएगा नए ब्लॉग्स पढ़ने के लिए, और उसके जैसी ऑडियंस जब आप ऐड चलाएंगे उनके ऊपर, तो उस जैसी न्यू ऑडियंस भी आपके पेज पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। वेलकम जी। अबीरा नूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा अस्सलाम। काम एग्रीकल्चर से है हम्म और ज़्यादातर फील्ड वर्क होता है। मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है एज अ प्लांट शॉप, और इसमें 2-3 प्रोजेक्ट और हैं। हम्म तो मैं इसको मार्केट करना चाह रही हूँ। टाइम की किल्लत की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाती, हम्म और वजह से ही। तो मुझे थोड़ा गाइड करें कि मैं एज अ बिगनर स्टार्टअप किस तरह इसको लेकर चलूँ, और मार्केटिंग और कंटेंट इसमें किस तरह डेवलप करूँ, आपने मार्केटिंग कैसे डेवलप करूँ? आपने कंपेटिटिव एनालिसिस किया और कौन से बिजनेसेस हैं, कौन से पेजेस हैं जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं? हेलो जी अबीरा। सॉरी, आई कांट अनम्यूट माय माइक। मैंने देखे हैं एनालिसिस के बहुत सारे हैं कराची में जो एग्रीकल्चर से और प्लांट शॉप से रिलेटेड काम कर रहे हैं। हम्म लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं भी थोड़ा-सा इसको आगे लेकर चलूँ। लेकिन मैं
कर नहीं पा रही कि किस तरह मैं कहाँ से वो स्टेप शुरू करूँ, कौन सा पहला कदम उठाऊँ देखिए जिसको डिजिटलाइज। आप सबसे पहले यही चीज़ करें कि आप पहले तो दूसरे पेजेस देखें वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट का कौन सा प्लांट है, क्या क्या उनके रेट्स हैं। फिर आप उन्हीं से रिलेटेड देखें। ये चीज़ तो ऐसी है कि आपको वैसे ही बहुत सारी इसकी डेटा मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, आप सिर्फ सर्च करें प्लांट्स बिजनेसेस या प्लांट सेलिंग बिजनेसेस, तो आप सिर्फ उनको देखें और उनके जैसे ही काम स्टार्ट करें, पेज बनाएं, पेज पे डेली बेसिस पे एक एक प्लांट की आप पिक्चर भी लगा के अगर सेंड करती रहेंगे ना, तो आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस, ऑर्गेनिक कस्टमर बेस बनती रहेगी। फिर उसको आप अपनी प्रोफाइल से शेयर करें, वहाँ से आपको कुछ ट्रैफिक मिलेगा। एंड देन जैसे मैंने बताया कि 200 रुपये ही सही रोज़ के, 100 रुपये ही सही रोज़ के, लेकिन आप थोड़ा बहुत एडवर्टाइज स्टार्ट करना शुरू करें। मैसेज कैंपेन बनाएं, आप सिर्फ मैसेजेस लोगों की ग्रैब करें कि लोग पूछें कि जी ये प्लांट है आपके पास, नहीं है, ये कितने का मिलेगा, व्हाट्सएवर, और उसको आप टैकल करें। और उनको उसी तरह से जो है ना आप स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करें। एक टाइम आएगा कि आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ओके नाउ मैं टाइम इसको फुल टाइम देना चाह रही हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, बुशरा, यमुना, जुहेब और शेरजान, यार आप लोग एक काम करें, आप लोग के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा डोमेस्टिक काम आ गया मेरे पास, तो मैं बस वो कंप्लीट करके कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं आपसे। ठीक है, सर जिसके एक्सक्यूज मी, पास मेरे नहीं पास है व्हाट्सएप नंबर नहीं है आपका, मैं क्योंकि आपको मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। मैंने सेंड कर दिया, मैंने मैसेज कर दिया ओके, सबको। थैंक ठीक यू है, आप सो लोग मच। व्हाट्सएप करते हैं। थैंक यू। चलें गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।